हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशु आप सभी का स्टडी आईक्यू के शानदार प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, इस बार बजट पेश किया जा चुका है 2024 का बजट। आपको पता होगा इससे पहले, क्योंकि ये चुनावी वर्ष था, तो इससे पहले इंटरिम बजट भी आपके साथ यहां पर रखा गया था और आज फुल फ्लैश बजट आपको देखने को मिल रहा है, यूनियन बजट 2024। निर्मला सीतारमण जी का ये 7वीं लगातार बार इन्होंने यहां पर बजट को पेश किया। और साथियों, इससे पहले की क्लास में जो मैंने सुबह ली थी आपके साथ 11 बजे, उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो बजट होता है उसमें हम आने वाले वित्त वर्ष के जो सरकार के अनुमानित राजस्व हैं और जो सरकार के अनुमानित व्यय हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने सुबह की क्लास नहीं देखी है, उसमें मैंने पूरा आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरे बजट को समझाया है कि किस तरीके से बजट में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट से पूरा बजट आपको समझाया गया है। जिसने नहीं देखा है उस बजट को जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा साथियों, यहां पर वित्त मंत्री जी ने इस बजट में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि हम विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करें साथियों, तो यहां पर सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा हो सकें, तो 9 प्रायोरिटीज पर ध्यान देने की जरूरत महसूस करी है। तो 9 प्राथमिकताएं हैं दोस्तों, जिस पर निरंतर प्रयास करने की परिकल्पना हमारे सरकार के द्वारा की जा रही है और वो कोशिश करेंगे कि इसमें 9 पर्टिकुलर जो प्रायोरिटीज हैं इस पर हम फोकस कर सकें। तो आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, बजट को, और मैं उम्मीद करूंगा सब अच्छे तरीके से इस बजट को देखने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, मैं आपको बता दूं कि इसके बाद आपको किसी भी सेशन को देखने की जरूरत नहीं है। ये आप लोगों के लिए मोर देन इनफ कंटेंट रहेगा बजट में। ठीक है, किसी बच्चे को बहुत एनालिसिस करनी है तो आप देख सकते हैं, लेकिन जितना यहां पर लिखा हुआ है, इस पीडीएफ में लिखा हुआ है, ये आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कंप्लीट एनालिसिस यूनियन बजट 2024 की। क्या क्या इस बजट में खास रहा, सबके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक लेके जाएंगे, ये बात ध्यान रखें दोस्तों। इसी के साथ जिस बच्चे को भी अभी पीडीएफ मैंने अपलोड नहीं की है, सारी पीडीएफ में एक साथ अपलोड करूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जहां पर आपको मेरी सारी पीडीएफ, प्रॉपर मेरी क्लासेस की पीडीएफ यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं साथियों, वो इस क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन दोस्तों, यूनियन बजट 2024। और देखिए, सबसे पहले की फीचर्स ऑफ बजट की अगर हम बात करें तो आपको बताना चाहूंगा, ये इस तरीके का डॉक्यूमेंट आपने देखा होगा आज। यस, तो आपको बताना चाहूंगा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इसके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों का मंत्रालय विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग। तो आर्थिक मामलों के विभाग की एक डिवीजन होती है, एक प्रभाग होता है बजट डिवीजन। तो बजट डिवीजन दोस्तों हमारे देश में एक्चुअल में बजट को क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है। तो बजट डिवीजन ला कौन रहा है, बजट डिवीजन, मतलब बजट जो लाया जा रहा है वो बजट डिवीजन के द्वारा आपको देखने को मिल रहा है। साथियों, इससे पहले ये पूरा A to Z ज्ञान बजट का सुबह क्लास हो चुकी है, इसको देख लेना सभी लोग। इसी के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे भी मैं आपको टू दी पॉइंट पढ़ा चुका हूं, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कवर करवाई जा चुकी है। जरूर इस वीडियो को देख लें, पीडीएफ को सेव कर लें और नोट्स बना लें अपने, क्योंकि यहां से ये जो क्लासेस हैं 3, इनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, सबसे पहले देखते हैं हमारे यूनियन बजट को एट अ ग्लांस। जैसे कि आपको पता है, सरकार का उद्देश्य होता है कि हम आने वाले जो वित्त वर्ष है उसमें सरकार के अनुमानित राजस्व और अनुमानित व्यय की चर्चा करते हैं। अगर आपको याद हो तो सुबह की क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो, कि 2024 और 25 में जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे उसको बोलेंगे बजट एस्टिमेट, बजट अनुमान, बताया था। और इससे पहले का जो वित्त वर्ष है 2023 और 2024, इसमें आपके पास 2 आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे, एक बजट एस्टिमेट और एक आप लोगों का रिवाइज एस्टिमेट, ये बताया था। और 2022-23 के डेटा को अगर हम देखेंगे तो ये एक्चुअल डेटा की बात करता है। तो सुबह की क्लास में आपको समझाया गया था कि बजट 1 साल की बात नहीं करता, बल्कि 3 साल के डेटा की बात करता है। सुबह की क्लास में समझा था आपने, वो क्लास जरूर देख लें। तो आप यहां देख सकते हैं, ये हमारी सरकार की दोस्तों प्राप्तियां हैं, ये हमारी सरकार की प्राप्तियां हैं, या बोल सकते हैं ये हमारी सरकार का एक तरीके से रेवेन्यू है, और दूसरा ये हमारी सरकार का व्यय है। तो आपको मैंने बताया था कि साथियों, जो राजस्व है और व्यय है तो सरकार 2 तरीके से प्राप्त करती है। एक सरकार की होती हैं राजस्व प्राप्तियां और एक सरकार की होती हैं दोस्तों पूंजी प्राप्तियां।
इसी तरीके से एक सरकार के व्यय होते हैं राजस्व व्यय, और सुबह बताया था आपको एक व्यय होते हैं जिसको बोलते हैं पूंजी व्यय। तो इस बार अगर आप देखेंगे तो सरकार के जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स यानी कि सरकार को जो राजस्व की प्राप्ति हुई है टैक्स के माध्यम से और गैर कर राजस्व प्राप्तियां, तो अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपको ये फिगर आपको देखने को मिल रही है, और ये फिगर जो है वो रुपीस करोड़ में है। ठीक है, कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख ही है ना ये, तो इतने लाख, 31 लाख समथिंग दोस्तों, 29,000 दोस्तों, ये अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे इस समय दोस्तों रुपीस करोड़ साथियों क्या है, सरकार का रेवेन्यू सरकार को प्राप्त हुआ। इतना ये कैपिटल के थ्रू यानी कि पूंजी प्राप्ति सरकार को हुई है। ठीक है, पूंजी प्राप्ति कैसे होती है सरकार को, वो आप जानते हैं, सुबह पढ़ाया गया था। इसी तरीके से ये सरकार ने राजस्व में व्यय करा और ये सरकार ने कैपिटल में व्यय करने का अनुमान लगाया गया है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये दोस्तों याद रखो 2022-23 के डेटा है। ये वाला जो डेटा है दोस्तों ये 2023-24 का बजट एस्टिमेट रहा था, यानी कि पिछली बार जो बजट में एस्टिमेट किया गया था वो ये किया गया था, और रिवाइज एस्टिमेट जब आया तो हमारे पास डेटा ये निकल के आए थे। ठीक है, और इस बार ये इस साल का बजट एस्टिमेट आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि इस साल इतना रेवेन्यू रहने का अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2024-25 में बजट एस्टिमेट में इतना हमारा कैपिटल यहां पर एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारी सरकार करेगी। बोलो बात समझ मारी नहीं समझ मारी, बोलो। आप देखो यहां देखो 11 लाख का क्या इंपॉर्टेंट टर्म बनाया है, देखो आप 11 लाख सारे एक एक आपको यहां पर देखने को मिले। ठीक है, एक एक करके देखने को मिल रहे हैं, तो कितना बढ़िया यहां पर हमारा एक ग्लांस है। तो सबसे पहले साथियों बजट को अगर हम देखें तो ये हमारी प्राप्तियां हैं, ये हमारे एक्सपेंडिचर हैं। आज की क्लास में आपको सब कुछ समझ में आएगा, क्यों, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस आपको डेटा देखना होगा कि डेटा कितना है, बाकी आप सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ पढ़ चुके हैं इस क्लास के माध्यम से। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। ये देखते हैं हम कि हमारी सरकार ने कितना रुपया कहां खर्च किया है। सबसे पहला सवाल यह है कि हमारी सरकार ने जो खर्चा किया है मेजर, सबसे ज्यादा खर्चा सरकार कहां कर रही है, यानी कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर बजट है, मेजर आइटम्स कौन कौन से हैं। तो सबसे ज्यादा सरकार ने इस बार जो पैसा खर्च किया है वो डिफेंस सेक्टर में सरकार कर रही है, 4,54,773 करोड़। इस बार कहां खर्च हो रहा है, रक्षा क्षेत्र में। ग्रामीण विकास के लिए अच्छी बात है, सरकार खर्चा कर रही है 2,65,808 करोड़ रुपए। एग्रीकल्चर और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये वाला पॉइंट, कितना है, 1,51,851 रुपए। इसके अलावा होम अफेयर्स के लिए हमारे देश के 1,50,983 रुपए, शिक्षा के लिए 1,25,638 मतलब ये करोड़ में है सारा अमाउंट ये। IT एंड टेलीकॉम के लिए 1,16,342 रुपए, हेल्थ के लिए 89,000 के करीब, एनर्जी के लिए 68,000 के करीब, सोशल वेलफेयर के लिए 56,000 के करीब, और यहां पर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए 47,000 के करीब। आपको एग्जैक्ट फिगर याद नहीं रखनी है, ठीक है, आप एक लमसम अमाउंट याद कर लो। जैसे यहां पे आपको 4.5 लाख याद रखना है, यहां पे आप 2.5 लाख करके याद कर लो, 1.5 लाख करके याद कर लो। ठीक है, यहां पे क्योंकि दो मैच कर रहे हैं तो आप 1,51 करके याद कर लो, उसको 1,50 करके याद कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहां पर बजट में जो हमारी सरकार के व्यय हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सरकार ने सबसे ज्यादा खर्चा कहां किया है, डिफेंस सेक्टर में सरकार ने सबसे ज्यादा पैसा इस बार खर्च किया है, इस बात को ध्यान रखें। और यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है, इस बात को याद रखो, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि किस बजट में सबसे ज्यादा खर्चा किस सेक्टर में किया गया। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। दोस्तों इस बार जो बजट है वो कुछ फोकस कर रहा है 4 चीज पे। किस चीज पे, ESMM। ये क्या होता है, ई का मतलब है दोस्तों एम्प्लॉयमेंट, हमारे देश में रोजगार पर। दूसरा एस का मतलब क्या है, स्किलिंग, स्किलिंग का मतलब क्या है, लोगों को कौशल देना, यही तो मतलब है। तीसरा यहां पर एम का मतलब MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो हमारे देश में सूक्ष्म मध्यम लघु की बात की जाती है, उद्योगों की, MSME सेक्टर को। और चौथा यहां पर एम मतलब मिडिल क्लास की बात यहां पर की गई है। तो एक तरीके से हमारी सरकार किस चीज पर फोकस कर रही है, बजट की जो थीम रही है इस बार वो क्या है, तो बजट का फोकस है इन 4 चीजों पर, रोजगार पर, स्किलिंग करने पर, MSME पर और मिडिल क्लास पर दोस्तों आपको देखने को मिलेंगी। 4 पर्टिकुलर पॉइंट पर यहां पर सरकार फोकस कर रही है। अगर आप देख रहे होंगे किस चीज पर फोकस कर रही है, आपके सामने लिखा हुआ है, खुद बताना क्या है।
फोकस ऑन 4 कास्ट, क्या है ये? तो गरीब पर फोकस किया जा रहा है, महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है ना, युवाओं पर फोकस किया जा रहा है, और यहां पर ये क्या लिखा हुआ है? फार्मर पर फोकस किया जा रहा है, यानी कि अन्नदाता। किसानों को क्या बोलते हैं? अन्नदाता। इस बार की दोस्तों यहां पर अगर हम थीम की बात करेंगे, विकसित भारत 2024 के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार जो बजट फोकस करता है वो किन पर्टिकुलर थीम क्या है। तो यहां पर ई स्किलिंग, एमएसएमई, मिडिल क्लास, आप सब लोग इस चीज को याद करके चलें। याद रख, डेटा आपको याद खुद ही हो जाएगा आप यहां पे जैसे जैसे आप कुछ दिनों में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक। बात समझ रहे नहीं समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं आप लोगों से? दोस्तों इस क्लास के लिंक को अपने साथियों के पास शेयर करना ना भूलें, और बहुत अच्छे तरीके से इस सेशन को देखते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब साथियों सुबह की क्लास में आपको ये बताया गया था बजट का सार। आज ये पीडीएफ आपके हवाले है, टेंशन ना लो आप, क्योंकि सब जानते हो मैं यहां पे ये नहीं कि ये फला 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 अमाउंट, इससे कोई फायदा नहीं है। मैं आपको यहां पर सिखा रहा हूं एक्चुअल में हुआ क्या है। देखिए सुबह मैंने आपको बताया था कि 2022-23 के एक्चुअल एस्टिमेट हमारे पास आ चुके हैं। 2023-24 में एक हमारे पास बजट एस्टिमेट रहा था, और एक हमारे पास, क्योंकि कुछ साल का डेटा हमें देखेंगे तो रिवाइज एस्टिमेट हमें देखने को मिलेगा। अरे बोलो, समझ रहे नहीं समझ रहे दोस्तों? अरे बोलो। और यहां पर आप देखेंगे प्रोविजनल एक्चुअल्स। यहां पर एक और चीज याद रखें, प्रोविजनल एक्चुअल डेटा यानी कि संशोधित अनुमान का एक डेटा और आपके सामने पेश किया गया है, और यहां पर बजट एस्टिमेट की बात की गई है। तो इस बार अगर हम सिर्फ फोकस करें तो ये वाला जो लाइन है मेरे लिए, ये वाला पोर्शन, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अति महत्वपूर्ण है, सिर्फ ये वाली लाइन। क्यों? आइए देखते हैं। सबसे पहले आएगा कि सरकार को कितनी राजस्व की प्राप्ति हुई। सरकार को इस बार कितनी राजस्व की प्राप्ति होने की उम्मीद जताई जा रही है 2024-25 में। अगला क्वेश्चन पूछेंगे, सरकार को कितना पूंजी प्राप्ति आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद पूछा जाएगा कुल प्राप्तियां सरकार की, टोटल रिसिप्ट सरकार की कितनी है, कितना एस्टिमेट किया गया है इस बार। इसके अलावा सरकार का कुल व्यय कितना है। बात समझ में आ रही है साथियों? तो इस तरीके से आपको यहां पर इस फिगर में ऑलरेडी एक्चुअल डेटा हमारे पास सिर्फ यही अवेलेबल है, एक्चुअल डेटा हमारे पास सिर्फ यही अवेलेबल आपको देखने को मिलेंगे। बात समझ आ रही नहीं समझ में आ रही? अरे बोलो, क्लियर है बात? नहीं क्लियर बात है? जल्दी से आंसर करो, बात क्लियर है? तो हमारा जो मेन फोकस है इस बार वो बजट एस्टिमेट को लेकर आपको देखने को मिलेगा। ये बात ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर साथियों यहां पर मैं चर्चा करूं, सुबह आपको ये फिगर बताई थी, सबको याद है? सबको याद है फिगर? इस फिगर में, इस चित्र में आप देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है रुपीज कम्स फ्रॉम। तो मैंने आपको बताया था कि पैसा आता कहां से है, कहां से आएगा। तो ये है सरकार के दोस्तों रिवेन्यू के सूत्र। सरकार को पैसा कहां से मिलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस बार सरकार को सबसे ज्यादा जो प्राप्त हो रहा है, अगर हम बोलें कि कौन से कर से सबसे ज्यादा आय प्राप्त हो रही है, तो दोस्तों इस बार इनकम टैक्स नंबर 1 पर आपको देखने को मिलेगा। याद रखिए इस बार सरकार 19 पैसा या 19% इनकम हमारे सरकार की, अगर हम 100% इनकम देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ये 100% को डिनोट कर रहा है, तो 19% इनकम हमारे सरकार की इनकम टैक्स से प्राप्त होगी इस बार। ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं दूसरा बड़ा सोर्स क्या है, तो दूसरा बड़ा सोर्स है आपके पास जीएसटी। इस बार 18% इनकम, कितनी है? 18 पैसा, 18% इनकम हमारी सरकार को दोस्तों कहां से प्राप्त हो रही है? जीएसटी से। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा इन बजट। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा बजट में कोई नहीं होता। यहां से और एक जो अभी सेक्टर वाइज खर्चे बताए ना, यहां से बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो एक ये हो गया। तीसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर निगम कर, कॉर्पोरेशन टैक्स देखने को मिलेगा। यानी कंपनी अपने प्रॉफिट पर जो टैक्स देती है या कंपनी अपनी शुद्ध आय पर जो कर देती हैं, वो होता है आपका कॉर्पोरेशन टैक्स। तो ये 17 पैसे, यानी कि 17% आपका कॉर्पोरेशन टैक्स, 19% आपका इनकम टैक्स। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो जीएसटी आप लोगों का कितना प्रतिशत हो गया? 18% जीएसटी हो गया। अब आप देख सकते हो ध्यानपूर्वक, क्या जरा देखो जरा डेटा, 9 और 7 16, 16 8 24 का 4 2 2 3 4 5, तो कितना? 54% आपका इन तीन चीजों से आपको देखने को मिल रहा है। यस,
अगर आप देखोगे तो 54% तो आपको इन्हीं तीन बड़े मेजर टैक्स से आपको रेवेन्यू सरकार का देखने को मिल रहा है। वहीं पर साथियों अगर हम देखेंगे तो कस्टम ड्यूटी से सरकार यहां पर सीमा शुल्क से 4% यहां पर सरकार कस्टम ड्यूटी से कमा रही है। इसके अलावा जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है उससे 5% कमाई सरकार की हो रही है। अगेन 5 और 4% हमारा 4% कस्टम से और 5% एक्साइज ड्यूटी से हमारी सरकार पैसा यहां पर रेवेन्यू सरकार को आएगा। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो जो हम बोरोइंग्स कर रहे हैं वो इस बार जो अदर लायबिलिटीज हमारे पास सबसे ज्यादा है 27% बोरो करके साथियों हम क्या करेंगे, रेवेन्यू की प्राप्ति करेंगे। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं ये कौन सा रेवेन्यू होता है, ये होती है कैपिटल रिसिप्ट्स, सरकार की पूंजी प्राप्तियां। ठीक है, ये सब सरकार की पूंजी प्राप्ति होती है। सरकार इसमें अपनी एसेट्स को कम करेगी और लायबिलिटीज को बढ़ाएगी, तब जाके सरकार को पैसा मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा ये है दोस्तों नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स, और ये कितना परसेंट है, ये बहुत कम है, ये 1% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और गैर ऋण जो आपकी प्राप्तियां हैं वो कितनी है, 9%। तो मैं उम्मीद करता हूं सुबह जो आपको पढ़ाया गया था वो आपके पल्ले पड़ गया होगा कि सरकार को जो रिवेन्यू प्राप्त होता है वो सरकार को 2 स्रोतों से होता है। एक तो होता है रिवेन्यू रिसिप्ट्स और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स 2 तरीके की मैंने आपको बताई थी, एक बताई थी सुबह की क्लास में टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स और एक बताई थी नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स। और कैपिटल रिसिप्ट्स 2 टाइप की होती हैं, कौन कौन सी, एक डेट कैपिटल रिसिप्ट्स और एक नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स। दोस्तों इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इन 4 के अलावा। अगर आप देख रहे होंगे तो इन 4 के अलावा आपको कुछ देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना। तो आपके सामने पेपर में क्वेश्चन पूछे कि क्रमशः सीरियल वाइज इस बार जो बजट से सरकार को, इस बार जो बजट से मतलब बजट में सरकार को जो रेवेन्यू के सोर्स हैं उसको क्रम वाइज तरीके से लगाओ टैक्स में। तो सबसे पहले क्या आएगा, इनकम टैक्स, फिर क्या आएगा, जीएसटी, फिर क्या आएगा, कॉर्पोरेशन टैक्स। याद रहेगा सब लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखना। हमारी सरकार के रेवेन्यू के क्या है दोस्तों, ये स्रोत आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं इसकी, सुबह की क्लास में आपको सब कुछ समझा रखा है। अब अगर आप देखेंगे तो सरकार के खर्चे कहां कहां हो रहे हैं, तो सबसे पहले देखो मैंने आपको सुबह की क्लास में बताया था कि सरकार कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा पैसा जो खर्च करती है वो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक सरकार का हिस्सा इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है। जो लोन सरकार ने ले रखे हैं उसके इंटरेस्ट पेमेंट में, उसके ब्याज के, उसका ब्याज, लोन का जो ब्याज होता है उसके भुगतान में सरकार अच्छा खासा पैसा खर्च करती है। तो 19 पैसे दोस्तों सरकार इंटरेस्ट पेमेंट में यहां पर खर्च करेगी इस बार। यह है कि पैसा कहां जाता है, तो ये पैसा कहां कहां खर्च हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे साथियों तो केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के बारे में बात की गई है और एक है हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये सुबह डिस्कस किया गया था, आपको पता होगा। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम से हम 16% खर्चा कर रहे हैं, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में हम 8% पैसा खर्च कर रहे हैं। दोस्तों सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स वो स्कीम्स हैं जिसमें केंद्र सरकार का 100% क्या होता है, यहां पर फंड होता है, सारा फंड केंद्र सरकार का होता है। और यहां पर जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, इसमें याद रखें राज्यों के लिए एक तरीके से आप इंप्लीमेंटेशन की बात कर सकते हैं और इसमें राज्य और केंद्र दोनों का शेयर आपको यहां पर फंड आपको देखने को मिलेगा। बात समझ आ रही है। तो यहां पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम में इस बार 16% का एक्सपेंडिचर क्या किया गया है दोस्तों, सरकार ने कर रही है। और इसमें याद रखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो डिफेंस और सब्सिडी यानी कि रक्षा और आर्थिक सहायता पर जो पूंजी परिव्यय है उसको शामिल नहीं किया गया है। उसका कारण भी देख लें। यहां पर अगर हम देखेंगे तो आपको डिफेंस में अलग से एक सेगमेंट देखने को मिलेगा और डिफेंस पे हमारी सरकार 8% दोस्तों एक्सपेंडिचर कर रही है। समझ में आ रही है। अगर हम सेक्टर वाइज देखें, सेक्टर वाइज, क्षेत्र वाइज, तो सबसे ज्यादा सरकार का खर्चा रक्षा क्षेत्र पे है सेक्टर वाइज। लेकिन अगर हम यहां पे देख रहे हैं तो ये एक तरीके से कई सारी चीजों का समावेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सब्सिडीज की, कि सरकार जो आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है तो 6% सरकार सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन और जो अदर ट्रांसफर है सरकार के वो 9% आपको देखने को मिलेंगे। भाई वित्त आयोग है, वित्त आयोग का काम है जो राज्य हैं उनके, राज्य और केंद्र के बीच में जो राजस्व है उसका बंटवारा करना। उसके बाद साथियों यहां पर स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज 21% आपको देखने को मिलेंगी।
सरकार 4% पेंशन दे रही है, अदर 9% सरकार के क्या है, अदर एक्सपेंडिचर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों सरकार के का जो पैसा है वो इस तरीके की स्कीम्स में आपको जाता हुआ दिखेगा। सरकार दो तरीके के खर्चे करेगी, राजस्व व्यय और कुछ आपके करेगी पूंजी व्यय। पूंजी व्यय वो व्यय होंगे जिसमें सरकार की एसेट्स भी बढ़ेंगी और सरकार की लायबिलिटीज कम होंगी। जैसे इंटरेस्ट पर जो पेमेंट किया जा रहा है ये अपने आप में राजस्व व्यय है, क्योंकि इससे सरकार की ना एसेट्स कम हो रही हैं, ना एसेट्स बढ़ रही हैं, ना इस पे लायबिलिटी कम हो रही। तो एक बार मैंने सुबह बताया था, प्लीज वो क्लास जाके देख लेना जिससे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए। बात समझ रहे हैं? अब दोस्तों हम देखते हैं सारा डेफिसिट स्टैटिस्टिक्स। दोस्तों डेफिसिट स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करेंगे तो क्योंकि अभी हम अगर ध्यान से देखें तो फिस्कल डेफिसिट का जो अनुमान लगाया गया था वो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कितना है, 4.9। दोस्तों 2024-25 में राजकोषीय घाटा अगर आप देखेंगे तो घटकर ये बोल रहे हैं कि 4.9% आपको देखने को मिलेगा। और अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं तो 4.9% ऑफ व्हाट, तो जीडीपी का डेटा आपको देखने को मिलेगा। 4.9% ऑफ व्हाट, जीडीपी। अभी कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये अंतरिम वास्तविक प्रोविजनल एक्चुअल्स क्या है, ये कमेंट सेक्शन मुझे आंसर करना कि ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अभी आपको पता लग जाएगा, पिछले वाले डेटा से पिछली वाली क्लास से कंपेयर करना जरा एक बार इस क्लास को, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा देखना, मजा आएगा। तो यहां पर 4.9% ऑफ जीडीपी दोस्तों हमारा फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि हमारी सरकार को भी कितना पैसा बोरो करना है इकोनॉमी को रन करने के लिए। दूसरा साथियों राजस्व घाटा, इस बार राजस्व घाटा हमारा जा रहा है 1.8%, काफी हद तक ठीक भी है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा, सुबह बताया था क्या होते हैं सारे घाटे, मैंने आपको सुबह बताए थे। तो याद रखें ये है आपका 0.6% और ये है आपका 1.4%। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे देश में राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा आपको बजट अनुमान में इस बार देखने को मिल रहा है। साथियों एक बार याद रखें, यहां से एक प्रश्न पेपर में आपके बन जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार बजट में कितना फिस्कल डेफिसिट का अनुमान सरकार के द्वारा लगाया गया। आपसे पूछ सकते हैं कि राजस्व घाटे का अनुमान कितना लगाया गया, या आपसे पूछ सकते हैं प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहा। तो ऑलमोस्ट ये परसेंटेज में आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपसे परसेंटेज में जो प्रतिशतता है उसमें आपको देखने को मिलेंगे आमतौर पर क्वेश्चन में। फिगर एक बार देख लेना कि 1, 61, 33, 12 की बात की गई, इस तरीके से याद कर लेना। तो याद नहीं करना, जो मेन चीजें वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्लास के, तो बने रहें सब लोग। जो एक क्लास का समअप है ना, पूरी क्लास में क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि ऐसे कौन से 25 पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो वो मैं क्लास के लास्ट में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी फिलहाल देखते रहें, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको सुनते रहें ध्यान से। तो 4.9% ऑफ जीडीपी आपको देखने को मिलेगा। देखो यहां पर एक चीज लिखी हुई है, जो 2023-24 के लिए प्रोविजनल एक्चुअल्स आए हैं कि कितना एक्चुअल में वास्तविक आंकड़े अब तक सरकार को प्राप्त हो गए हैं, वो सरकार ने अभी अनऑडिटेड हैं और सब्जेक्ट टू चेंज, इनको चेंज भी किया जा सकता है। तो आप सभी लोग यहां तक फोकस रखें, सभी लोग प्रोविजनल एक्चुअल पे इतना फोकस अभी मत रखो, आप यहां पे फोकस रखो। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि साफ साफ यहां पे ऑडिटेड बोल रहे हैं, चेंज भी किए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट के सोर्स क्या हैं। तो मैंने आपको बताया था सरकार दो ही तरीके से ऋण लेती है। जो हम डेट कैपिटल रिसिप्ट की बात कर रहे थे, एक तो सरकार या तो क्या करेगी, बोरोइंग्स करेगी, है ना, और ये बोरोइंग्स या तो इंटरनल होंगी या एक्सटर्नल होंगी। अगर आप देखेंगे तो यहां पे सरकार जी सिक्योरिटी के माध्यम से, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के माध्यम से पैसा बोरो करती है, टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से पैसा बोरो करती है, सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, पोस्ट ऑफिस में जो स्मॉल सेविंग्स होती हैं, सुकन्या योजना हो गई या कोई वृद्धों की योजना हो गई, महिलाओं की कोई योजना होती है स्मॉल सेविंग्स की, वो योजना, प्रोविडेंट फंड हो गया आपका। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखेंगे एक्सटर्नल डेट इस बार सरकार का कितना है, देखो जरा ध्यान से देखो, 2022-23 में एक्चुअल में डेटा प्राप्त हुआ 37,124 प्राप्त हुआ। पिछली बार जब बजट बनाया गया था तो उसमें 22,118 आया था। फिर जब हमने रिवाइज एस्टिमेट देखे थे कि कितना रिवाइज हो गया, तो 24,832 आया था। और अभी जो प्रोविजनल एक्चुअल्स देखने को मिल रहे हैं, अभी जो सरकार ने डेटा एक और जारी किया है, 55,121,
और दोस्तों फाइनली अब 15,952। तो दोस्तों इस बार जो एक्सटर्नल डेट हम लेने जा रहे हैं वो 15,952 करोड़ रुपए का बाहरी ऋण का अनुमान सरकार लगा रही है। और ये बहुत अच्छा है हमारे देश के लिए कि एक्सटर्नल डेट हम कम से कम यहां पर लेने की कवायद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर आप एक चीज देखेंगे तो सरकार जो ऋण ले रही है, जो सरकार बोरो करती है, फिस्कल डेफिसिट का ही मतलब यह है कि सरकार को भी कितना पैसा और बोरो करना है, ऋण लेना है। तो यहां पर इंटरनल सेक्टर से यानी कि इंटरनल बोरोइंग हमारी सरकार ज्यादा करती है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू पैसा ले लिया, ट्रेजरी बिल के थ्रू ले लिया, स्मॉल सेविंग्स के थ्रू ले लिया। तो यहां पर इंटरनल बोरिंग्स हमारे देश की ज्यादा होती हैं और एक्सटर्नल बोरिंग्स हमारे देश की दोस्तों कम है। आप खुद डेटा देख सकते हैं, याद रखिए। इसके बाद घाटे की प्रवृत्ति आपको दिखा रखी है। अगर आप देखें तो यहां पर सारा बता रखा है साथियों। ये फिर अगेन यहां पर देखो लाइन लिख दी गई कि जो प्रोविजनल एक्चुअल्स डेटा हैं वो अनऑडिटेड है अभी आप लोगों के, ठीक है। तो परेशान ना हो, इसमें आप ये वाला डेटा देखो जरा, बस इस पे फोकस रखो। ये आ गया आपका सारे डेफिसिट जो मैंने आपको पढ़ाए थे एक साथ आ गए, और ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी में होते हैं। हमारे देश की जीडीपी के परसेंटेज में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं यहां पर किस तरीके, देखो मेरे पास इसके एक्चुअल परिणाम है, ये मेरे पास एक्चुअल में आ चुका है। अगर आप 2022-23 के डेटा देखोगे तो आपको एक्चुअली डेटा यहां पर देखने को मिल जाएंगे। कितने थे ये मेरे देश का दोस्तों, यहां पर जैसे आप देखेंगे तो 2022-23 में 6.4 हमारे देश में फिस्कल डेफिसिट था। हमने जब बजट एस्टीमेट बनाया था पिछले साल का तो 5.9% का रखा था, लेकिन जब रिवाइज किया गया इस डेटा को तो 5.8% आया, प्रोविजनल में 5.6 आया, और फाइनली 4.9% ऑफ जीडीपी हमारे देश का राजकोषीय घाटा आप लोगों को देखने को मिलेगा। कितना? 4.9% हमारे देश में राजकोषीय घाटा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बात समझ आ रही, समझ में आ रही? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये घाटे हो गए। कर भी देख लो दोस्तों, हमारी सरकार को कहां कहां से कर मिला है, जरा इसकी भी चर्चा कर लो दोस्तों सभी लोग। साथियों अगर हम देखेंगे तो याद रखें सरकार को 2024-25 में 6.8% की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये टैक्स कहां से मिलेगा? डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? 5.0% हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स की बात यहां पर की जा रही है। कुछ यही हो रहा है डेटा, जरा देखना एक बार। तो यही मतलब है इसका, जरा एक बार बताना सब लोग, यही मतलब है? ईमानदारी से बताओ, यही मतलब है? तो टोटल सरकार को अगर हम देखें तो 11.8% टैक्स यहां पर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, जरा इसको समझ लो सब लोग। देखो एक रेशो होता है जिसको बोलते हैं टैक्स टू जीडीपी रेशो। तो यहां पर यह बता रहा है कि इतना प्रतिशत हम टैक्स के थ्रू यहां पर क्या प्राप्त कर रहे हैं? रेवेन्यू प्राप्त कर रहे हैं। तो ये हमारा दोस्तों क्या है? टैक्स का एक डेटा कि ट्रेंड्स टैक्स रिसिप्ट्स में कैसे चल रहे हैं, कि राजस्व की जो प्राप्तियां हमारे देश में हो रही हैं तो डायरेक्ट टैक्स से कितनी हो रही है, इनडायरेक्ट टैक्स से कितनी हो रही है, और ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी में है। यानी कि 6.8% ऑफ जीडीपी हमारे देश का हमें प्राप्त हो रहा है, किससे? डायरेक्ट टैक्स से। 5.0% ऑफ जीडीपी ये इनडायरेक्ट टैक्स से हमें प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। बात समझ में आई? इसके अलावा एक्सपेंडिचर यहां पे सारे बता रखे हैं कि कहां कहां पर कितना पैसा गया है। ये ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं, एक बार चाहे तो घर बैठ के आराम से पीडीएफ में देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। साथियों हमारी सरकार ने इस बार यूनियन बजट में 9 तरीके की प्रायोरिटी सेट की हैं। कितने तरीके की? 9 तरीके की प्राथमिकताएं सेट की हैं। कहां कहां की हैं? सबसे पहले इन्होंने की है कृषि में उत्पादकता, लचीलापन। दूसरा इन्होंने की है रोजगार और कौशल में। तीसरा समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में, शहरी विकास में, एनर्जी सिक्योरिटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, नवाचार, अनुसंधान और विकास में, और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, आने वाली पीढ़ियों के सुधार में। तो एक एक करके सरकार ने इन 9 प्रायोरिटीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो 2 क्वेश्चन तो आपके वहां से आ गए पेपर में, ठीक है। कोई भी प्री एग्जाम होगा तो 2 क्वेश्चन तो वहां से आ गए, या तो फिस्कल डेफिसिट का पूछ लेगा या रेवेन्यू डेफिसिट का पूछ लेगा, राइट। मैं इसके क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, डोंट वरी। 1-2 दिन में मैं ट्राई करूंगा कि आपके साथ बजट के और इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन करवाए जा सकें, जिससे आपको एक पता लग जाए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में, ठीक है। तो वो भी मैं करवाऊंगा, परेशान मत हो। फिर भी याद रखो जो जितना पीछे पढ़ाया गया है
उससे 2 क्वेश्चन पक्के हैं। अब जो पढ़ा रहा हूं इससे भी 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले साथियों यहां पर हम बात करते हैं, ये हमारी बजट की प्रायोरिटीज इस तरीके से हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जारी की हैं, कितने बढ़िया तरीके से। तो 9 प्रायोरिटीज को इन्होंने बॉक्सेस में दिखाया है, आप देख पा रहे होंगे, सबको दिख रहा है। तो सबसे पहले साथियों हम बात करते हैं प्रायोरिटी नंबर 1, कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज हैं। आइए एक बार देखने की कोशिश करते हैं, सम अप करेंगे, इसको याद रखें। तो सबसे पहले साथियों यहां पर अगर आप देखें तो प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलेंस इन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता के बारे में बात की है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने बोला है कि हम ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि जो कृषि अनुसंधान है उसको हम परिवर्तनकारी करने की बात कर रहे हैं। सिंपल सा तात्पर्य क्या है दोस्तों, यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया जाएगा एग्रीकल्चर रिसर्च का। यहां पर एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू का मतलब क्या हुआ, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू क्या हुआ कि व्यापक समीक्षा की जाएगी किसकी, कृषि अनुसंधान की, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर रिसर्च सेटअप की क्या की जाएगी, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू आपका किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, किस लिए किया जाएगा, टू ब्रिंग फोकस ऑन रेजिंग प्रोडक्टिविटी, जिससे उत्पादकता बढ़ सके, उत्पादकता बढ़ सके, एंड डेवलपिंग क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज, उत्पादकता भी बढ़ सके साथियों, और इसके साथ साथ जलवायु के अनुकूल जो किस्म है उनका विकास हो सके। तो डेवलपिंग क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज, तो यहां पर सबसे पहले कहा गया है कि हम कृषि अनुसंधान को परिवर्तनकारी बनाने की बात कर रहे हैं। बात समझ में आई। दूसरा, यहां पर हमने एक और पॉइंट लिया, आत्मनिर्भरता। तो यहां पर बोल रहे हैं कि सरसों हो गया, मूंगफली हो गई, तिल हो गया, या सोयाबीन हो गया। ठीक है, अरे सुन रहे हो नहीं सुन रहे, ऑयल सीड जो आपके जैसे मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है ना, सोयाबीन है, सनफ्लावर है दोस्तों, इसमें हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की बात की गई है कि इन सब चीजों में हम क्या करेंगे, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट है आप लोगों का नई किस्मों को शुरू करना। तो यहां पर यह बोला गया है कि लगभग 109 के करीब हाई यील्डिंग, उच्च गुणवत्ता वाली एंड क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज, यानी कि क्या क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटी का मतलब क्या हुआ, जरा देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, जो जलवायु के अनुकूल किस्म की जो फसलें होती हैं दोस्तों, याद रखिएगा, जो बागवानी है, जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, उनको यहां पर किसानों के लिए, देखिए याद रखें, किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। तो सबसे पहले यहां पर याद रखो, आपसे पूछ ले कि इस बार के बजट में कितनी कृषि और बागवानी फसलों की यहां पर बात की गई है। तो याद रखें 32 कृषि और बागवानी फसलों की बात की गई है। ठीक है, अरे बात समझ आ रही नहीं समझ आ रही, क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हैं। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट काम है कि वेजिटेबल प्रोडक्शन और सप्लाई चेन में यहां पर बात की गई है। तो यहां पर हमारे यहां पर क्या किया गया, यहां पर बोल रहे हैं कि हम प्रमोट करेंगे एफपीओस को। दिख रहा है सब लोगों को, नहीं दिख रहा, पूरा दिख रहा है ना, एक बार देख लें जरा, सबको दिख रहा है, एवरीथिंग इज ओके। देखो वेजिटेबल प्रोडक्शन और सप्लाई चेन में बोला गया है कि हम एफपीओ को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। ठीक है, जो कोऑपरेटिव्स हैं, स्टार्टअप्स हैं फॉर वेजिटेबल सप्लाई चेन्स, फॉर कलेक्शन, स्टोरेज एंड मार्केटिंग, तो उसको सबको यहां पर क्या करने की बात की गई है, प्रमोशन की बात। यानी कि जो एफपीओ होते हैं, एफपीओ का मतलब कल बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो, क्या मतलब होता है जरा बताएंगे आप लोग, बताइए क्या होते हैं एफपीओ का मतलब, फार्मर प्रोड्यूसर हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, किसान उत्पादक संगठन होते हैं। तो यहां पर सब्जी के उत्पादन को और आपूर्ति श्रृंखला को बेहतरीन बनाने के लिए कोई भी जो उपज हम पैदा कर रहे हैं उसका संग्रहण अच्छा हो सके, समझ आ रही है, उसका स्टोरेज अच्छा हो सके, उसकी मार्केटिंग अच्छी हो सके। तो यहां पर क्या करेंगे, सब्जी आपूर्ति श्रृंखला के लिए जो एफपीओज हैं, किसान उत्पादक संगठन है, जो सहकारी समिति हैं, और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देंगे कि जिससे वेजिटेबल प्रोडक्शन और सप्लाई चेन प्रॉपर तरीके से कार्य कर सके। वहीं पर साथियों नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी आप देख रहे हैं, नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी में क्या किया गया है कि सहकारी क्षेत्र के जो प्रणालीगत, व्यवस्थित और चहुमुखी विकास है, उसके लिए यहां पर काम करने की बात की जा रही है नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी में। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्टिविटी, रेजिलेंस इन एग्रीकल्चर की बात की गई है। तो एक हम आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, एक हम कृषि अनुसंधान को ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, नई किस्मों को शुरू करने की बात कर रहे हैं,
इसके साथ साथ सब्जी उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला पर काम करने की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय सहकारी नीति पर काम करने की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि इस निम्नलिखित में से कौन प्रोडक्टिविटी और रेजिलेंस इन एग्रीकल्चर से संबंधित है, तब आपको ये आंसर करना है। इसके बाद आ जाओ अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट ये कहता है नेचुरल फार्मिंग को लेकर, और यहां पर साफ साफ बोला गया है कि अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग सर्टिफिकेशन, याद रखें किसके थ्रू, सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग के थ्रू 2 साल के अंतर्गत 1 करोड़ किसानों को यहां पर इनको हम देंगे प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग देंगे, और प्राकृतिक कृषि नेचुरल जो आपका फार्मिंग होती है उसको यहां पर शुरू करवाने की बात की जा रही है। नेचुरल फार्मिंग आप सब जानते हैं, प्राकृतिक रूप से की जाने वाली फार्मिंग। वहीं पर 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित करने की बात की गई। इन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे, 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर को स्टैब्लिश करेंगे। तो प्राकृतिक कृषि के लिए 10,000 नीड जो जरूरतें आवश्यकता आधारित बायो इनपुट रिसोर्स हैं उसके संसाधन भी, रिसोर्स सेंटर भी यहां पर बनाने की बात की गई है। अगला इन्होंने यहां पर बात की है झींगा उत्पादन और निर्यात, श्रिम्प प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट। क्या आप मुझे बता सकते हैं झींगा उत्पादन से संबंधित क्रांति का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ झींगा उत्पादन से संबंधित रिवॉल्यूशन का? आंसर करें तो यहां पर साफ साफ बोला गया है कि जो झींगे की खेती है, ठीक है, झींगे की खेती, इसकी प्रोसेसिंग और इसके एक्सपोर्ट को यहां पर फैसिलिटेट किया जाएगा। किसके थ्रू? नाबार्ड के थ्रू। तो यहां पर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के थ्रू यहां पर श्रिम्प प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ाने की बात कर रहे हैं। नाबार्ड आप जानते हैं, नाबार्ड भारत में लैंड डेवलपमेंट के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक होता है डीपीआई। डीपीआई का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान रखें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहां पर किसानों को याद रखें और उनकी जमीन को यहां पर 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के लिए डीपीआई लाई गई है। यहां पर डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा 400 डिस्ट्रिक्ट्स में। 400 डिस्ट्रिक्ट में डिजिटल रूप में क्रॉप को सर्वे यानी कि फसल का सर्वेक्षण किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड को जारी करने की बात की गई है। तो यहां पर दोबारा से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात की गई, श्रिम्प प्रोडक्शन एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की बात की गई और नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने की बात की जा रही है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट कार्य कहां हो रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट कार्य हमारे किस में हो रहे हैं? जो हमारी प्रायोरिटी पहली है, कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। बोलो क्लियर है बात सब लोगों को या नहीं क्लियर है? पक्का क्लियर है? बताओ जल्दी से भाई। सिंपल सी बात है, अगर हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता की तो सेल्फ सफिशिएंसी अगर हमें चाहिए पल्सेस में और ऑयल सीड्स में, अगर हम पल्सेस में और ऑयल सीड्स में अगर हम सेल्फ सफिशिएंसी चाहते हैं तो गवर्नमेंट को याद रखें इनका उत्पादन, इनकी स्टोरेज, इनकी मार्केटिंग हमें अच्छी करनी पड़ेगी ना। और हमें अगर आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है ऑयल सीड्स में, कि हम चाहते हैं कि ऑयल सीड्स में आत्मनिर्भरता प्राप्त करें, जैसे मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट हो गया, है ना, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया, तो सिंपल सा उपाय ये है कि इसमें आत्मनिर्भरता अगर हमें प्राप्त करनी है तो हमें इनके उत्पादन पर ध्यान देना होगा, हमें इनके भंडारण पे, इनकी मार्केटिंग पे दोस्तों क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। बोलो बात समझ मारी नहीं समझ मारी? अरे बोलो क्लियर। और यहां पर जो मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया है डीपीआई के बारे में, तो डीपीआई 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीनों को यहां पर एक तरीके से, इसमें क्या होगा, जो सरकार है वो राज्यों के साथ क्या करेंगी, साझेदारी करेंगी और 3 वर्षों में किसानों को और उनकी भूमि को यहां पर कवर करने के लिए कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की बात की गई है। तो ये सुविधा यहां पर प्रदान की जा रही है, अपने आप में काफी महत्वपूर्ण सुविधा दोस्तों हमारे किसान भाइयों को देखने को मिलेगी। ठीक है, एक चीज और याद रखो सब लोग, मैं यहां पे लिखा नहीं है और मैं बता देता हूं, 1.52 लाख करोड़ निर्मला सीतारमण जी ने, अभी मैंने आपको बताया था, कृषि और उससे संबंधित सेक्टर में दिए हैं। कृषि और उससे संबंधित सेक्टर में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसको भी दोस्तों नोट कर लीजिएगा, वैसे आपको नोट्स में मिल जाएगा, मैंने लिख रखा होगा कहीं ना कहीं, ये लिख रखा है, लास्ट लाइन देख लेना, आपको यहां पर नोट्स में सब कुछ अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, यहां पर देखिए जिस तरीके से पीआईबी ने जारी किया है, आपको सब कुछ यहां पर हमारी क्लास में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आता है एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग, यानी कि दूसरी प्रायोरिटी हमारी किस चीज की है,
रोजगार की और कौशल विकास की। स्किलिंग मतलब होता है कि किस तरीके से हम रोजगार और कौशल विकास यहां पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। दोस्तों इसमें प्रधानमंत्री का, याद रखिएगा, एक पैकेज देखने को मिल रहा है। 3 स्कीम यहां पर अनाउंस की गई हैं एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव के तहत। तो ELI, रोजगार लिंक्ड इंसेंटिव, जैसे आपने पढ़ा होगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, सुने कि यहां पर इंसेंटिव प्रोवाइड करवाए जाते हैं कि आप आओ और हमारे देश में प्रोडक्शन करो, हम आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे, बिजली पर करें या पानी पर करें या सड़कों पर करें या जो भी टैक्सेशन सिस्टम है उस पर करें। तो सबसे पहले अगर हम एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग की बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से रखें तो जरा इस पे आते हैं, फोकस करते हैं। तो प्रधानमंत्री के यहां पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग को लेकर प्रधानमंत्री पैकेज 3 स्कीम यहां पर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड आपको इंसेंटिव देखने को मिलेंगे। सबसे पहली स्कीम क्या है, कोई बताएगा? देखो आपने पढ़ी होंगी अभी, सबसे पहली स्कीम क्या है? तो हमारी वित्त मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री पैकेज के तहत सरकार रोजगार से जुड़ी जो प्रोत्साहन योजनाएं हैं कि लोग रोजगार को प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए 3 योजनाएं लागू की हैं। ठीक है, तो सबसे पहली योजना है आपकी स्कीम ए। जो क्या है स्कीम? तो ये वो है जो लोग पहली बार रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो किसी भी औपचारिक क्षेत्र में पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले को 3 किस्तों में 15,000 रुपए तक 1 माह का वेतन, ठीक है, यहां पर बात की गई है। और दूसरा, इससे ये बोला गया है कि दोस्तों 10 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होने की आशंका है। तो 1 महीने का वेज नए जो एंट्रेंट्स हैं, जो नए लोग जो जॉब प्राप्त कर रहे हैं किसी भी फॉर्मल सेक्टर्स में, उनको 3 इंस्टॉलमेंट्स में 15,000 रुपए तक का यहां पर एक तरीके से इंसेंटिव मिलने की बात की जा रही है। और इससे लगभग ये कहा गया है कि दोस्तों 10 लाख जो युवा वर्ग है वो फायदा इसको पहुंचेगा। कुछ बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, ठीक है। तो यहां पर एक स्कीम तो ये हो गई। दूसरी स्कीम अगर हम बात करते हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन की बात कर रही है। तो यहां पर यह बोला गया कि जो पहली बार फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय हैं तो यहां पर हम इंसेंटिव देंगे, जो पहली बार यहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कार्य कर रहे हैं। तो यहां पर हम पहली बार बोल रहे हैं इंसेंटिव देंगे एम्प्लॉइज को भी और एम्प्लॉयर्स को भी, जो नियोक्ता है और जो कर्मचारी है, दोनों को यहां पर क्या मिलेगा दोस्तों? इंसेंटिव्स मिलेंगे। फॉर व्हाट? फॉर EPFO कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। भाई प्रोविडेंट फंड में आप भी पैसा डालते हैं और आपका एम्प्लॉयर भी पैसा डालता है, ठीक है। तो यहां पे ये कहा गया है कि इंसेंटिव मिलने की बात की गई है। किसको? एम्प्लॉयर्स को भी। और किसको? दूसरा, अरे बोलो दूसरा किसका? एम्प्लॉयर्स को भी हो गया, दूसरा किसको? एम्प्लॉई को। याद रखिएगा किसमें? EPFO कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यहां पर EPFO अंशदान के लिए कर्मचारी और नियोक्ताओं दोनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है पहले 4 वर्ष में, ठीक है। और ये विशिष्ट पैमाने पर दिया जाएगा। और इसमें कहा गया है कि हम लगभग 30 लाख यूथ को यहां पर फायदा पहुंचाएंगे। स्कीम सी दोस्तों सपोर्ट करती है एम्प्लॉयर्स को। ये अगेन एम्प्लॉयर्स को यहां पर क्या करेगी? सपोर्ट करेगी। और इस स्कीम में क्या बोला गया है? यहां पर बोला गया है कि गवर्नमेंट रिम्बर्स करेगी EPFO contribution of employers up to 3,000 per month for 2 years for all new hires। यहां पर साफ साफ बोले कि जो सरकार क्या कर रही है, जो नियोक्ता है, जो जॉब दे रहे हैं, भाई जैसे मैंने बोला कि एम्प्लॉयर भी पैसा देता है, तो EPFO जो अंशदान है उसके लिए 2 वर्षों तक 3,000 रुपए प्रति माह की प्रतिपूर्ति सरकार करने जा रही है। तो इससे यह फायदा हो गया कि भाई कंपनी जॉब प्रोडक्शन करेगी, उत्पादन करेगी तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिबिलिटी करेगी। तो यहां पर जो नियोक्ता हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, जो जॉब दे रहे हैं, उनको भी सहायता पहुंच रही है। तो हमारे देश में 3 स्कीम एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव की चलाई गई, जिसमें पहली में विनिर्माण क्षेत्र में जॉब क्रिएशन की बात की गई है, दूसरे में एम्प्लॉयर को सपोर्ट करने की बात की गई है, तीसरे में फर्स्ट टाइमर्स को सपोर्ट करने की बात यहां पर की गई है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? क्या बोल रहा हूं मैं आप लोगों से, जल्दी से बता दें। तो हमारी प्रधानमंत्री पैकेज के तहत अगर आप देखेंगे तो रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए 3 योजनाएं यहां पर लागू करने की बात की गई हैं। तो कोई EPFO के नामांकन पर आधारित होगी, पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों की पहचान, दूसरा यहां पर जो कर्मचारी नियोक्ता उनको सहायता देने पर यह केंद्रित करने की बात कर रही है। इसके बाद साथियों अगले मूव पे बढ़े, और अगला मूव हमारा है प्रधानमंत्री पैकेज 4। ठीक है, क्या बोला गया? प्रधानमंत्री पैकेज 4। और यहां पर सिंपल सी बात है, ये स्किलिंग प्रोग्राम की बात कर रहा है कि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर
फाइनेंस मिनिस्टर ने एक नई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात की है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है? केंद्रीय प्रायोजित योजना, ठीक है। और ये प्रधानमंत्री पैकेज के तहत 4th योजना आपको देखने को मिलेगी। इसमें क्या होगा? इसमें हम रोजगार मतलब स्किल प्रोवाइड करवाएंगे, राज्य सरकारों के साथ मिलकर कौशल प्रशिक्षण प्रोवाइड करवाया जाएगा। इंडस्ट्रीज होंगी, राज्य सरकारें होंगी और हमारा युवा वर्ग होगा, उसको कौशल प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसमें कह रहे हैं कि 5 वर्ष की अवधि में हम 20 लाख यूथ को स्किल्ड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI को अपग्रेड करने की बात की गई है, याद रखें। तो एक तरीके से सिंपल शब्दों में अगर आप देखेंगे तो 20 लाख यूथ को यहां पर स्किल देने की बात की गई है 5 साल में, 1000 ITI खोलने की बात की गई है, और यहां पर कोर्स कंटेंट डिजाइन अलाइनमेंट एज पर स्किल नीड ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में जिस तरीके की नीड की आवश्यकता है, जिस तरीके की आवश्यकता है लोगों के कौशल की, उसके अकॉर्डिंग लोगों को तैयार किया जाएगा। तो यह है हमारा प्रधानमंत्री पैकेज 4th, ठीक है। और इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? जो 4th स्कीम है वो स्किलिंग की बात कर रही है। अरे बोलो, बात समझ में आई? बोलो। एक और चीज याद रखो यहां पर, महिलाओं के लिए दोस्तों गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश की जो वर्क फोर्स है, जो कार्यबल है, उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके, ठीक है। तो यहां पर साथियों वर्किंग वुमेन के लिए क्या कर रहे हैं? हॉस्टल बना रहे हैं। सोचिए, वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल बना रहे हैं और कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री एंड स्टैब्लिंग क्रैचेस। क्रैचेस समझते हो? मतलब जो माताएं हैं वो अपने बच्चों को, क्रैच बोलते हैं उसको, क्रैच में छोड़ जाएं, शिशु गृह में छोड़ जाएं एक तरीके से, ठीक है। तो उसमें महिलाएं ज्यादा से ज्यादा काम करें, तो उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात की गई है। अरे बोलो, बात समझ में नहीं समझ में आई? बोलो, क्लियर बात। इसमें एक और चीज आप देख रहे होंगे जो आपको बहुत प्यार से दिख रही होगी कि यहां पर सरकार कह रही है कि गवर्नमेंट प्रोमोटेड फंड के थ्रू या सरकार संवर्धित निधि की गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए तक का ऋण आपको यहां पर देने की बात की गई है, जिससे प्रतिवर्ष 25,000 स्टूडेंट्स को हर साल क्या पहुंचेगा दोस्तों? फायदा पहुंचेगा। और ये क्या है? ये मैं आपको बता दूं, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, याद रखेंगे, मॉडल स्किल लोन स्कीम। मॉडल स्किल लोन स्कीम के नाम से इसको जाना जाएगा। ये क्या है दोस्तों? याद रखें, 7.5 लाख रुपए विद अ गारंटी फ्रॉम अ गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड। जो गवर्नमेंट के थ्रू प्रमोटेड फंड है वो आपको गारंटी देंगे, और यहां पर 25,000 स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचाने की बात की गई है। अरे बोलो, तो ये मॉडल जो कौशल ऋण योजना है उसको यहां पर हम क्या कर रहे हैं? संशोधित करने की बात कर रहे हैं। बोलो, बात समझ में आई? अगला स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला स्कीम क्या है जरा इसको समझते हैं, और इसको समझने के लिए मैं एक बार पीपीटी को पिछले मोड पे लेके जाता हूं। इसमें यह बोला गया है कि फॉर हेल्पिंग द यूथ, यानी कि सरकारी योजनाओं और नीतियों के तहत ऐसे युवा जो किसी भी लाभ के पात्र नहीं रहे हैं, ठीक है, उनकी मदद के लिए याद रखें जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे घरेलू संस्थान हैं, अगर उसमें कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा यहां पर हमारी सरकार ने की है। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, याद रखें। और इस उद्देश्य के लिए 1 लाख छात्रों को सीधे ई वाउचर यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहां पर जो ऋण राशि होगी उसका 3% की वार्षिक ब्याज की छूट भी यहां पर मिलेगी। तो यूथ को हेल्प करने के लिए जो किसी भी बेनिफिट के थ्रू यहां पर एलिजिबल नहीं है गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसी के थ्रू, तो यहां पर फाइनेंशियल सपोर्ट इनको मिलेगी अप टू 10 लाख रुपीस फॉर हायर एजुकेशन इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। बात समझ में आ रही है? इस पर्पस के लिए ई वाउचर इनको दिए जाएंगे, 1 लाख स्टूडेंट्स को देने की बात की गई है, जिसमें एनुअली क्या होगा दोस्तों? एनुअल इंटरेस्ट सबवेशन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है 3% का, यानी कि 3% की वार्षिक ब्याज की छूट आपको यहां पर देखने को मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग को लेकर सरकार ने क्या कार्य किए आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो महिलाओं को भी देख लिया, ठीक है, महिलाओं को भी देख लिया, 3 स्कीम भी चला दी, 4थी स्कीम स्किलिंग को लेकर चला दी, और मैं उम्मीद करता हूं बात बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गई है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरा, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर मानव जो संसाधन विकास है उसको शामिल करने की बात की गई है सबसे पहले, और इसके साथ साथ सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने की बात की गई है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, पेपर में यहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, और ये मेंस एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार ने इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए क्या किया।
बहुत इंपॉर्टेंट टास्क आपको ये देखने को मिलेगा। दोस्तों आइए एक बार देखने की कोशिश करते हैं, क्या है इसमें, समझने की कोशिश करते हैं। तो कितने स्टूडेंट्स को इसकी नॉलेज है एक बार देख लेते हैं। देखिए यहां पर ध्यान से समझेंगे और जरा समझने की कोशिश करेंगे। साथियों सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे, इससे पहले मैं आपको बता दूं जो भी स्टूडेंट्स हमारे स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं वो डीवी सर कोड यूज कर इस कोर्स को लेते हुए, ये बैच आपके 26 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो भी आना चाहे उसमें आ सकते हैं। देखिए सबसे पहले एक योजना बहुत चर्चा में चल रही है, प्रधानमंत्री, क्या है, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। बहुत सुनी आपने, आज बहुत इसके बारे में चर्चा की जा रही है, देखने को मिल रही है आप लोगों को, जल्दी से बताओ मिल रही है। एक योजना दोस्तों आपको देखने को मिल रही होगी यहां पर, पूर्वोदय, एक योजना देखने को मिल रही है पूर्वोदय, एक प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, और कुछ बातें यहां पर और हमें देखने को मिल रही हैं। क्या क्या हैं ये बातें, क्या क्या चीजें हैं, आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। बोलो क्लियर है बात सब लोगों को, नहीं क्लियर है? क्लियर है तो सबसे पहले आइए एक एक स्कीम को उठाते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहां पर दोस्तों पूर्वोदय स्कीम, विकास भी विरासत भी, पहले तो टैगलाइन याद करो, पूर्वोदय, विकास भी और विरासत भी। दोस्तों क्या है पूर्वोदय स्कीम, कोई बताएगा आप में से, एनीवन इन दिस क्लास? जी दोस्तों गवर्नमेंट यहां पर क्या कर रही है, एक प्लान बनाएगी, किसके लिए, पूर्वोदय, पूर्वोदय, पूर्व का उदय, यानी कि जो हमारे देश का ईस्टर्न रीजन है दोस्तों, कौन सा रीजन है, ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, पूर्वी क्षेत्र, इसके उदय के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट यहां पर योजना बनाने की बात कर रही है, जिसमें क्या कौन कौन से राज्य आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, 1 2 3 4, यही है भाई, 4 राज्य, कोई और तो नहीं है, जरा देखना 4 ही है 5 है, 1 2 3 4 5, एक रह गया कोई सा, अरे बोलो कहां लिखा है, दिख नहीं रहा मेरे को, कौन सा है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा कहां गया इसमें भाई, उड़ीसा भी नोट करो, उड़ीसा दिख नहीं रहा मेरे को, इसमें है और हिंदी वाली में नहीं दिया, देखो सरकारी वेबसाइट है, ये हाल है भाई, आपको दिख रहा है क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा, उड़ीसा है कहीं, उड़ीसा नहीं है ना, तो देखो यहाँ पे एक खा गए स्टेट, वो तो मुझे पता था 5 स्टेट्स हैं आप लोगों के, है ना, तो यहां पर याद रख के दोस्तों, बिहार से झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तो इन रीजन्स के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करेगी दोस्तों प्लान, ठीक है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हो रहा है, यहां पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जा रही है, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इन रीजन में पहुंच पाए, क्योंकि विकसित भारत के एक इंजन के रूप में पूर्वोदय का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। तो इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए यहां पर यह योजना लाई गई है दोस्तों, ठीक है। तो विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आर्थिक अवसरों को सृजन करने के लिए पूर्वी क्षेत्रों में यह योजना लाई गई है। और यहां पर एक और याद रखें, गया में औद्योगिक नोड के विकास के साथ अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट पहल देखने को मिलेगी, इसकी मैं चर्चा करूंगा अभी थोड़ी ही देर में, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं साथियों, इसमें एक मिनट रुकिए, चलिए बात क्लियर हुई यहां तक। अब इसमें दूसरा आउटकम क्या है दोस्तों, यहां पर दूसरा आउटकम है कि एलोकेशन ऑफ मोर देन 3 लाख करोड़ फॉर स्कीम्स बेनिफिटिंग वुमेन एंड गर्ल्स, महिलाओं और दोस्तों यहां पर बालिकाओं के लाभार्थ योजना के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन की बात यहां पर की गई है, ये भी अच्छी बात है भाई। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजातीय दोस्तों उन्नत ग्राम अभियान, ये क्या है जरा इसको समझ लेते हैं दोस्तों। यहां पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जो आदिवासी समुदाय हैं, उनकी कंडीशन को, उनकी सामाजिक आर्थिक जो दशा है उसको इंप्रूव करते हुए साथियों, यहां पर 63,000 विलेजेस को दोस्तों याद रखें, 63,000 विलेजेस को यहां पर शामिल करते हुए 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इनकी क्या होगी साथियों, सही करने की बात की जा रही है ट्राइबल कम्युनिटीज की। बात समझ आ रही नहीं समझ मारी साथियों, तो 63,000 विलेज होंगे और बेनिफिट करेंगे 5 करोड़ ट्राइबल पीपल्स को। तो जो जनजाति हैं हमारे उन राज्यों की, तो उनके उन्नत ग्राम प्रोग्राम के लिए ये कार्यक्रम दोस्तों चलाया जा रहा है, जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है। इसके अलावा साथियों पूर्वोत्तर क्षेत्र में कहा गया है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की IPPB की 100 से अधिक शाखाएं खोली जाएंगी। इसका कारण यह है कि लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन को थोड़ा सा बढ़ावा मिल सके, याद रखें।
इसके अलावा एक आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में चर्चा की गई है। इसके बारे में चर्चा भी मैं सबसे लास्ट में करूंगा कि आंध्र प्रदेश और बिहार को क्या मिला है खास, ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे अभी बाद में, ठीक है, आंध्र प्रदेश की चर्चा में बाद में करेंगे। फिर भी मैं थोड़ा चलो बता ही देता हूं, यहां पर 15,000 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल सपोर्ट यहां पर अरेंज की गई है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आंध्र प्रदेश के लिए। क्यों की गई है? इसमें सबसे बड़ा कारण है पोलावरम सिंचाई परियोजना। दोस्तों पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोलावरम सिंचाई योजना कहां की है और क्यों है? तो देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत यहां पर ये पर्टिकुलर स्कीम्स प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। आंध्र प्रदेश को आप बोल सकते हैं कि एक पैकेज स्पेशल यहां पर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ यहां पर आप देख सकते हैं कुछ एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वाटर हो गए, पावर बिजली हो गई, रेलवे हो गई, रोड्स, तो ये यहां पर एक रोड्स हैं और ये कुछ आपके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, ठीक है, इन पर बनाए जाने की बात की गई है। तो एक तरीके से आंध्र प्रदेश को लेकर यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में चीजें रख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम हुई, किस लिए? समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र का विरासत का विकास भी हो गया भाई, महिलाएं भी बेनिफिट हो गई आपकी, इसके अलावा पोस्ट पेमेंट बैंक भी खुल गए और आंध्र प्रदेश के लोगों को भी फायदा पहुंच गया। अब आता है दोस्तों अगला हमारा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। हमारी चौथी प्रायोरिटी रही है मैन्युफैक्चरिंग और हमारी क्या दोस्तों, सर्विसेज। अरे कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? क्या क्या बताया जा रहा है, समझ आ रहा है जी? क्लियर है बात? नहीं क्लियर है? जरा आंसर कर दो एक बार साथियों, एक बार सब लोग यस बोल दो कि समझ में भी आ रहा है, और क्लास के लिंक को अपने साथियों के पास शेयर भी कर दें, वीडियो के लिंक को लाइक भी कर दें और अपने जो भी आपके साथी हैं उनके पास शेयर करना ना भूलें। बेटा बजट को बजट की तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो श्योरली यू विल गेट समथिंग गुड, यहां पर चीजें समझ में आएंगी। और एक बार जब पीडीएफ गो थ्रू करोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है एक बार, ठीक है। समझ रहे नहीं समझ रहे साथियों? चलिए, तो यहां पर साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग और आपकी सर्विसेज के ऊपर, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के ऊपर। देखो जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले यहां पर अगर आप देखेंगे विनिर्माण और सेवाओं में, तो सबसे पहले यहां पर क्या बात की गई है कि विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना की बात की गई है। यानी कि एक तरीके से एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को यहां पर प्रमोट करने की बात की गई है, ठीक है। और एमएसएमई क्षेत्र के लिए नया निर्धारण मॉडल, यानी कि न्यू असेसमेंट मॉडल एमएसएमई क्रेडिट के लिए, कि एमएसएमई को जो ऋण मिलता है वो किस तरीके से यहां पर उसका असेसमेंट मॉडल लाया गया नया, और एक विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना की बात की गई। तो भैया सिंपल सी बात है, अगर इस बार का बजट आप देखोगे तो एमएसएमई पर फोकस कर रहा है। तो जब श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट में स्पेशल अटेंशन दी है एमएसएमई सेक्टर को, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, और खासकर यहां पर किस चीज की बात की जा रही है, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग की, जहां पर श्रम प्रधान विनिर्माण है, जहां पर लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट होगा। बात समझ में नहीं समझ में आई? अरे बोलो, क्लियर है बात? तो यहां पर विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना की बात की गई और एमएसएमई के ऋण के लिए नए निर्धारण मॉडल की बात की गई है विनिर्माण और सेवाओं क्षेत्र में। इसके बाद यहां पर एनहेंस स्कोप ऑफ मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग इन टीआरईडीएस, ये क्या होता है, कोई बताएगा आप में से जी? इस टर्म को नोट कर लो जरा एक बार और घर से बताना क्या होता है, सोच समझ के बताना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, फुल्ली टाइम दे रहा हूं, नोट कर लो, घर से बताना क्या होती है टर्म, सोच समझ के, ठीक है। इसके अलावा फिर देखो आप, फिर एमएसएमई यूनिट की बात कर रहे हैं। एमएसएमई यूनिट, जो हमारी एमएसएमई यूनिट्स हैं फॉर फूड इरेडिएशन क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग, फिर एमएसएमई को प्रमोट करने की बात की गई है। यानी कि जो खाद्य विकिरण गुणवत्ता सुरक्षा परीक्षण के लिए एमएसएमई इकाइयों की बात की गई है। तो यहां पर यह बोला गया है कि लगभग हम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे फॉर सेटिंग अप 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट्स इन एमएसएमई सेक्टर। तो एक तरीके से एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट के लिए बहु उत्पाद वाली विकिरण इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता यहां पर प्रदान की जाएगी। तो 100 फूड क्वालिटी और सेफ्टी टेस्टिंग लैब्स यहां पर खोले जाने की बात की गई है, ठीक है।
जिनको NABL का एक्रेडिटेशन भी यहां पर फैसिलिटेट करवाया जाएगा। तो काफी अच्छा एक यहां पर सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, जब कभी स्ट्रेस पीरियड आएगा MSME के लिए तो उनको क्रेडिट सपोर्ट मिलेगी। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मुद्रा ऋण तरुण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है क्वेश्चन आपको देखने को ना मिल जाए। आप लोगों ने एक मुद्रा योजना के बारे में सुना होगा जिसमें आपको 3 तत्व आपको देखने को मिलते हैं, शिशु, किशोर, तरुण, यही होते हैं ना। पहले आपको पता होगा मुद्रा लोन्स जो होते हैं, तो यहां पर जो मुद्रा लोन्स हैं इसकी लिमिट को वर्तमान जो 10 लाख थी उसको 20 लाख कर दिया गया है। अब 10 लाख किसको थी, तो ये थे तरुण कैटेगरी में आने वाले लोग। तो यहां पर सरकार ये बोल रही है कि जो तरुण श्रेणी के तहत जिन्होंने पिछले ऋण लिए हैं और सफलतापूर्वक चुका दिए हैं, हम आपकी रकम को 20 लाख कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, 20 लाख कर देंगे। याद रखें, यानी कि मुद्रा योजना में 3 तरह की कैटेगरी होती हैं। तो तरुण कैटेगरी में जिन्होंने लोन अपने पूरे तरीके से लिए और चुका दिए, तो उनको यहां पर बोल रहे हैं कि 10 लाख से 20 लाख की बात हम यहां पर करने की कोशिश करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ यहां पर 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स यहां पर बनाए जा रहे हैं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। और आप यहां देख रहे होंगे प्रधानमंत्री पैकेज की 5वीं योजना आपके सामने आ चुकी है, जो इसमें आपको देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री पैकेज में 5 योजनाएं, 3 एम्प्लॉयमेंट के लिए थी, एक आपने देख ली किसके लिए थी, स्किल के लिए थी, और एक योजना और है। और यहां पे भी क्या कर रहे हैं, ये भी स्किल इंटर्नशिप अवसर प्रोवाइड करवा रही है। यानी कि यहां पर एक ऐसी स्कीम जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रही है, किसको, 500 टॉप कंपनीज में 1 करोड़ यूथ को आने वाले 5 साल में। ठीक है, और इसमें जिन बच्चों को जो ट्रेनिंग करेंगे, जो मतलब इंटर्नशिप करेंगे, उनको 5,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे और 1 टाइम का असिस्टेंट मिलेगा 6,000 रुपए का थ्रू द CSR फंड। CSR होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। हर कंपनी को सामाजिक जो मतलब हर कॉर्पोरेट की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सामाजिक जिम्मेदारी होती है कि वो समाज के लिए कुछ करे। तो CSR के थ्रू 1 टाइम असिस्टेंट 6,000 का मिलेगा, 5,000 रुपए पर मंथ का अलाउंसेस मिलेगा, और इनको 500 टॉप कंपनीज में 1 करोड़ यूथ को आने वाले 5 साल में ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाई जा रही है। बोलो बल्ले बल्ले। तो ये प्रधानमंत्री पैकेज 5वें की बात हम कर रहे हैं। 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दोस्तों खोले जाएंगे। इसके अलावा यहां पर रेंटल हाउसिंग और डॉर्मेट्री टाइप एकोमोडेशन, डॉर्मेट्री समझते हैं, डॉर्मेट्री समझते, और जो रेंटल हाउसिंग होते हैं, तो इस तरीके की एकोमोडेशन यहां पर जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं जो PPP मोड में यहां पर कार्य कर रहे हैं। PPP मोड क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि निजी सरकारी जहां पर आपकी भागीदारी के साथ कंपनी चल रही हैं, तो उनके लिए जो वर्कर्स हैं उनके लिए डॉर्मेट्री और रेंटल हाउसिंग की सुविधा यहां पर प्रोवाइड करवाई जाएगी विद VGF सपोर्ट। इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल मिशन फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रिसाइकलिंग एंड ओवरसीज एक्विजिशन। इसका मतलब क्या है कि यहां पर घरेलू उत्पादन, रिसाइकलिंग और ओवरसीज अधिग्रहण के लिए क्रिटिकल मिनरल मिशन की बात की गई है। ठीक है, अरे बोलो। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्ट्रेंथन करने की बात की गई है ट्रिब्यूनल्स को, प्राधिकरण को, और एपिलेट जो अपीलीय प्राधिकरण होते हैं, कि जिससे जो इंसॉल्वेंसी के जो मुद्दे आ रहे हैं रिजोल्यूशन के, उसको जल्द से जल्द निपटारा किया जाए और बहुत ज्यादा इंसॉल्वेंसी हमारे देश में आपको देखने को ना मिले। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूं बात बिल्कुल समझ में आ गई है। तो प्रधानमंत्री का जो 5वां पैकेज है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैकेज, जिसमें गवर्नमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम लॉन्च कर रही है फॉर प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इन द 500 टॉप कंपनीज टू 1 करोड़ यूथ इन 5 ईयर्स। डेटा याद रखना, 500 टॉप कंपनीज 1 करोड़ यूथ को 5 साल में इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाएंगी। पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो गलत करके मत आ जाना। ठीक है भाई, कोई समस्या तो नहीं, जरा जल्दी से बता दीजिएगा। पक्का याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं, सब लोग जल्दी से बता दो, पक्का है रे। इसको आप चाहो तो मैंने बहुत शॉर्ट में भी लिख रखे हैं, ये आपके रेफरेंस के लिए, याद करने के लिए। ठीक है, जैसे यहां पर बोला गया है कि न्यू मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, फैसिलिटेटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ बैंक क्रेडिट टू MSME, मुद्रा लोन को इंक्रीज कर दिया, टर्नओवर थ्रेशोल्ड, यानी कि हमारे PIB ने ऑलरेडी दे रखे हैं, तो इस पॉइंट्स को भी आप यहां से चाहें तो गो थ्रू कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं दोस्तों हमारी 5वीं प्रायोरिटी, शहरी विकास। भाई शहरी विकास हमारे लिए बहुत जरूरी है नहीं, ईमानदारी से बताओ, है जरूरी? बोलो जल्दी से, है? तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना कहीं मुझे दिख रही है क्या यहाँ पे?
दिख रही है नहीं दिख रही? आगे दिख रही है क्या? दिख रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 दोस्तों, इसके तहत 10 लाख करोड़ का निवेश करके 1 करोड़ शहरी गरीबों तथा मध्य वर्ग की आवश्यकताएं पूरी होंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि यहां पर साथियों प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 में हाउसिंग नीड्स यानी कि जिनको घरों की आवश्यकता है, तो इसमें 1 करोड़ गरीब लोग, अर्बन पीपल और जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनको दोस्तों यहां पर एड्रेस करने की बात की गई है। 10 लाख करोड़ का यहां पर निवेश आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं? तो एक तो साथियों हमारा अर्बन डेवलपमेंट में पीएम आवास योजना शहरी आपको देखने को मिल रही है। कोई दिक्कत किसी को? अरे बोलो, जल्दी बताइए। क्लियर है बात? नहीं, बात क्लियर है? क्लियर है बात? दूसरा हो इंपॉर्टेंट इसमें, यहां पर आपको अर्बन डेवलपमेंट में वाटर मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है। इसको भी देखो जरा। देखो, जल आपूर्ति और इसके साथ साथ साथियों स्वच्छता, राज्य सरकारों के साथ मिलकर जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, जो बहुपक्षीय विकास बैंक होते हैं, मल्टी कई दिशाओं में काम करते हैं, गवर्नमेंट यहां पर प्रमोट करने जा रही है। क्या? वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट और लगभग 100 लार्ज सिटीज जो हैं, जो बैंकेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं दोस्तों, एक तरीके से 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं और सेवाओं को बढ़ावा देने की बात की गई है। ठीक है, कितने बड़े शहरों को? 100 बड़े शहरों को वाटर मैनेजमेंट के थ्रू यहां पर काम करवाने की बात की गई है। एक है यहां पर आप देख रहे हैं स्टैंप ड्यूटी। कोई बताएगा क्या है खेल ये पूरा स्टैंप ड्यूटी का? किसी बच्चों को पता हो तो बताइए जरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंप ड्यूटी? दोस्तों, स्टैंप ड्यूटी का सिंपल मतलब है कि महिलाएं द्वारा, जो महिलाएं संपत्ति खरीद रही हैं, तो उस पर स्टैंप ड्यूटी को कम करने के लिए राज्य को प्रोत्साहित किया जाएगा। आपको बताना चाहूंगा, स्टैंप ड्यूटी इज द मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जो आप 7 शेड्यूल पढ़ते हो उसमें कुछ लेजिस्लेटिव पावर का डिवीजन किया हुआ है, यस और नो? तो उसमें सेंट्रल की अपनी अलग पावर है, स्टेट की अपनी अलग पावर है। तो स्टैंप ड्यूटी कम्स अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां पर सरकार बोल रही है कि महिलाओं कोई संपत्ति खरीद रही है तो उनको हम यहां पर क्या दें? छूट दें। ठीक है, क्या दें दोस्तों? छूट दें एक तरीके से। तो उसको कम करने के लिए राज्य को प्रोत्साहित करने की बात की गई है। बात समझ में नहीं समझ में आई? इसके बाद स्ट्रीट मार्केट की बात की गई है। स्ट्रीट मार्केट में क्या किया गया है कि यहां पर चयनित नगर हैं, उसमें क्या किया जाएगा? कुछ नगर आपके क्या कर लिए गए? चयनित कर लिए गए। तो यहां पर क्या करेंगे? 100 साप्ताहिक हॉट समझते हैं? यानी कि हाट, जैसे आपने सुना होगा दिल्ली हॉट, जहां पे कई सारे आपके मतलब जो भी एक फूड हब टाइप की चीजें होती हैं, या स्ट्रीट फूड हब जो होते हैं, यानी कि जो ठेले वगैरह होते हैं एक जगह हो गए, या कोई मेला वेला लग गया कहीं पे, तो उनको विकसित करने की परियोजना यहां पर स्ट्रीट मार्केट्स को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। स्टैंप ड्यूटी यहां पर किसको? महिलाओं को कम करने की बात की जा रही है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का मतलब होता है एक तरीके से 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े नगरों को, याद रखें, ट्रांजिट उन्मुख विकास की बात यहां पर की गई है। तो यहां पर एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो स्टैंप ड्यूटी, स्ट्रीट मार्केट, ट्रांजिट उन्मुख विकास और जल प्रबंधन के माध्यम से शहरी विकास को प्रमोट करने की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना आप समझ गए होंगे। इसके अलावा साथियों यहां पर एक और इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? जो भी हमारे नीतियां हैं, एक तरीके से क्या है? नीतियां हैं, तो अधिक उपलब्धता के साथ कुशल तथा पारदर्शी रेंटल हाउसिंग मार्केट के लिए नीतियां और विनियमन लागू किए जाएं। यानी कि पॉलिसीज और रेगुलेशंस की बात की जा रही है एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट रेंटल हाउसिंग मार्केट्स के लिए। यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है। रेंटल जो हाउसिंग मार्केट्स है पूरा, उसके लिए ट्रांसपेरेंट आपका और एफिशिएंट रेगुलेशंस और पॉलिसीज यहां पर प्रोवाइड करवाने की बात की जा रही है। ठीक है, देखो ये कम नहीं बोला गया, सजेस्ट किया गया है। ये डिपेंड करेगा, ये सिर्फ राज्य सरकार कह रही है कि हम ऐसा स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार कह रही है हम स्टेट गवर्नमेंट से कहेंगे। अब ये सरकार इस चीज को मानती है नहीं मानती, वो डिपेंड करता है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इसका एक बार शॉर्टकट देख लो। तो यहां पर आपने देख लिया ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ पेरी अर्बन एरियाज। ठीक है, दूसरा फ्रेमवर्क फॉर क्रिएटिव ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट एग्जिस्टिंग सिटीज, वाटर सप्लाई। इसके अलावा यहां पर ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान्स बनाने की बात की गई है। फिर किस तरीके से पीएम आवास योजना के अंतर्गत कितनों को कवर किया गया है। 100 वीक का यहां पर स्ट्रीट फूड हब बनाने की बात की गई है।
रेंटिंग हाउसिंग की बात की गई है, इंडस्ट्रियल वर्कर को फैसिलिटेट करेंगे PPP मोड में। नेक्स्ट आप लोगों का आता है दोस्तों एनर्जी सिक्योरिटी, प्राथमिकता नंबर 6। प्राथमिकता 6 में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर जैसे कि हमारी वित्त मंत्री जो रही हैं दोस्तों कौन, निर्मला सीतारमण, इन्होंने एक स्कीम पर प्रमोट किया था इंटरिम बजट में, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये घर में जो रूफटॉप सोलर आपके लगते हैं ना लाइट आने के लिए, आजकल जो आप कहते हो सोलर पैनल लगवा लो, तो ये दोस्तों कह रहा है कि 1 करोड़ घरों को ऑब्टेन फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स एवरी मंथ की बात कर रहा है। तो यहां पर साथियों काफी ज्यादा रिमार्केबल रेस्पॉन्स स्कीम का आया और इस स्कीम के माध्यम से लगभग 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन यहां पर आपको देखने को मिले और 14 लाख एप्लीकेशन, यानी कि 1.28 करोड़ से ज्यादा पंजीकरण हुए और 14 लाख आवेदनों के साथ ये प्रतिक्रिया हमारी सरकार को मिली। किस चीज में मिली? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। और यहां पर रूफटॉप सोलर प्लांट यहां पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। 300 यूनिट पर मंथ की बिजली यहां पर आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सपेक्ट किया गया है कि विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिश्रण का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की उम्मीद जताई गई है। एनर्जी सेक्टर में इस चीज पर काम यहां पर किया जा रहा है। वहीं पर साथियों अगर हम बात करते हैं और कुछ बात करें तो और क्या किया गया, नाभिकीय ऊर्जा में यानी कि इनिशिएटिव्स लिए गए हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ न्यूक्लियर एनर्जी में। न्यूक्लियर एनर्जी में दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा में निजी क्षेत्र के साथ हम पहल कर रहे हैं। भारत में भारत स्मॉल रिएक्टर्स क्रिएट किए जा रहे हैं। इसके अलावा यहां पर जो भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं हमारे, और जो नई टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात भी यहां पर सरकार कर रही है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा काम है एनर्जी ऑडिट का। एनर्जी ऑडिट में या ऊर्जा लेखा परीक्षा में जो हमारे फाइनेंशियल सपोर्ट्स हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर शिफ्टिंग ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज टू क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिंपल बोला गया है दोस्तों कि जो सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं वो स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो। समझ में आ रही है? उसके लिए यहां पर 60 क्लस्टर बनाए गए हैं। 60 क्लस्टरों में अगर आप देखेंगे तो 60 क्लस्टर इन्वेस्टमेंट यहां पर कर रहे हैं ग्रेड एनर्जी में। 60 क्लस्टरों में ग्रेड ऊर्जा लेखा परीक्षा की सुविधा अगले चरण में से 100 क्लस्टर तक बढ़ाए जाने की बात की गई है। वहीं पर पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी की बात की गई और AUSC थर्मल पावर प्लांट्स की बात की गई है। इसमें NTPC और BHEL दोस्तों यहां पर मिलकर 800 मेगावाट का कॉमर्शियल प्लांट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके साथ साथ यहां पर बोला जा रहा है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मैंने बता दिया 1 करोड़ हाउस होल्ड ऑब्टेन फ्री इलेक्ट्रिसिटी, 300 यूनिट्स आपकी एवरी मंथ और 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन आपके यहां पर आपको देखने को मिले। नेक्स्ट दोस्तों हमारी यहां पर प्रायोरिटी है बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस इज वेरी नीडेड दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो साथियों अभी आपने देखा था कि कितना एक्सपेंडिचर हमारी सरकार कर रही है। अभी देखा था आपने दोस्तों जी, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे तो कितना एक्सपेंडिचर आपने देखा, वो आप देख रहे होंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार इतने करोड़ 3.4% ऑफ GDP हमारा देखने को मिल रहा है। तो एक तो सबसे पहले तो यहां पे इतना बड़ा प्रमोशन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। दूसरा है साथियों 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स यहां पर हम सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट। यहां पर साफ साफ बोला जा रहा है कि राज्य सरकारें आए, इन्वेस्टमेंट करें, कार्य करें। तो यहां पर एक बार जरा देख लेते हैं इसको क्विक रिव्यू के साथ। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना का प्रावधान जो GDP का 3.4% है, ठीक है। इसके अलावा अगला है कि 1.5 लाख करोड़ टू स्टेट्स एज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन टू सपोर्ट रिसोर्स एलोकेशन, यानी कि संसाधन आवंटन को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य को दीर्घावधिक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ की बात यहां पर कर रही है। कौन? हमारी सरकार इस बजट में। कुछ समझ आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही जी? कुछ आ रहा है समझ में? 1.5 लाख करोड़ का प्रोविजन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन यहां पर राज्य सरकारों को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। सिंपल कारण है कि ये जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को कोई अगर अवसंरचना में निवेश हो रहा है तो उसको सिंपली सपोर्ट कर सकें, ये बात ध्यान रखें। नथिंग एल्स मोर देन दैट, ठीक है। समझ रहे नहीं समझ रहे? उसके अलावा साथियों यहां पर याद रखें
फेज 4 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विल बी लॉन्च टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू 25,000 रूरल हैबिटेशन। 25,000 ग्रामीण जो हैबिटेशंस हैं उनको साथियों फेज 4 के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में दोस्तों आपको ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलने की बात यहां पर की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। अब आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट योजना की बात करते हैं दोस्तों। दूसरी इंपॉर्टेंट योजना में अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की गई है, सिंचाई और यहां पर फूड मिटिगेशन को ध्यान में रखकर फाइनेंशियल सपोर्ट कोशी, मैची, अंतरराज्य लिंक और 20 अन्य चालू और नई स्कीमों जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ वित्तीय सहायता की बात की गई है। असम, सिक्किम और उत्तराखंड में बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता की बात की गई है। हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण और पुनर्विकास के लिए सहायता की बात की गई है, पुनर्वास के लिए। और वहीं पर दोस्तों हमने पर्यटन के लिए भी काम किया। सबसे इंपॉर्टेंट काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर हमने विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर के विकास की बात कर रहे हैं। हिंदुओं, बौद्ध और जैनों के लिए धार्मिक महत्व के स्थल राजगीर के लिए व्यापक विकास पहल की बात कर रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को इसका गौरवशाली स्थान दिलाने के अलावा नालंदा का एक पर्यटन स्थल के रूप में विकास करने की बात कर रहे हैं। और वहीं पर उड़ीसा को यहां पर सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थल बनाने की इसकी जो व्यू है हमारा, उसकी सुंदरता, मंदिरों, स्मारकों, कारीगरी, वन्यजीव अभ्यारण्य, तो यहां पर एक तरीके से उड़ीसा को अभी टूरिज्म में यहां पर विकास करने की बात हमारे इस सेगमेंट में की गई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर 3 सेगमेंट आप देख रहे हैं, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना डेवलपमेंट किया गया, कितना पैसा दिया गया, ग्राम सड़क योजना की बात की गई, सिंचाई और बाढ़ उपशमन की बात की गई इस बार के बजट में। और इस बार के बजट में यहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर विष्णुपद मंदिर, महाबोधि मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों हमारा लास्ट मतलब हमारी 8वीं प्रायोरिटी है कि हम नवाचार, अनुसंधान और विकास पर कार्य करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कुछ किया इसके लिए, तो याद रखें साथियों, हमारे देश में यहां पर मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान निधि शुरू कर रहे हैं। तो एक नेशनल रिसर्च फंड यहां पर हम शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इनोवेशन को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च एंड इनोवेशन एट कॉमर्शियल स्केल विद द फाइनेंसिंग पूल ऑफ 1 लाख करोड़। इसका मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर से रहित, अगर हम प्राइवेट सेक्टर में एक तरीके से जो निजी क्षेत्र प्रेरित अनुसंधान और नवाचार है, उसका अगर हम दोस्तों वाणिज्यिक स्तर पर उसका वित्त पोषण कर दें, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट को फायदा पहुंचेगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 1 लाख करोड़ रुपए का वित्त पोषण की बात यहां पर की गई है। वहीं पर साथियों स्पेस इकोनॉमी को लेकर एक कैपिटल फंड 1,000 करोड़ रुपए का एक वेंचर कैपिटल फंड यहां पर बनाया गया है। देखिए होता क्या है कि हमारे अगर हम अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की बात करें तो अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने की हम जोर दे रहे हैं। तो इसमें 1,000 करोड़ रुपए का अगर हमने पूंजी कोष बना भी दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हम अपनी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 10 वर्षों में 5 गुना बढ़ाने की बात की गई है। बात समझ में नहीं समझ में आई साथियों? ठीक है, तो दूसरे में क्या किया गया कि निजी क्षेत्र के साथ मिलकर हम अपने देश में रिसर्च और डेवलपमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देंगे। और पहला वाला आपको बताइए, यहां पर राष्ट्रीय अनुसंधान निधि एक आप बनाएंगे, नेशनल रिसर्च फंड आपका दोस्तों हमारे देश में बनाए जाने की बात की गई है। ठीक है, इसके अलावा साथियों अगला क्या है? अगला है नेक्स्ट जेन जनरेशन रिफॉर्म्स क्या क्या हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर सबसे पहला है कि क्या क्या रिफॉर्म्स है, इसको यहां से देखिएगा। सबसे पहले है कि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर और भूखंड पहचान। देखिए हमारे देश में अब हम क्या करने जा रहे हैं, आपने यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन का नाम सुना होगा। सभी भूखंडों के लिए दोस्तों यहां पर पहचान और भू आधार यहां पर देखने को मिलेगा। दूसरा, यहां पर सर्वे ऑफ मैप सब डिवीजन एज पर करंट ओनरशिप, तो जो स्वामित्व है आपका जमीन का उसके अनुसार आपका सर्वेक्षण होगा। फार्मर्स को रजिस्ट्री के थ्रू जोड़े जाने की बात की गई है। लैंड रजिस्ट्री बनाए जाने की बात की गई है। लैंड रिकॉर्ड को दोस्तों जीआईएस मैपिंग के साथ यहां पर रखा जाएगा। ठीक है, जीआईएस मैपिंग के साथ, यानी कि एक तरीके से ग्रामीण और शहरी जो भूमियां हैं उनके रिकॉर्ड यहां पर मेंटेन करने की बात की गई है।
ठीक है, बोलो बात समझ मारी नहीं समझ मारी, क्लियर है। बाकी आप इसको एक बार देखना घर जाके कि एनपीएस वात्सल्य क्या है, ठीक है, डाटा संचालन में सुधार क्या है, इसको देखने की कोशिश करना। आइए एक बार जरा नजर मारते हैं जल्दी से। देखिए हमारे देश में ये रिवेन्यू रिसिप्ट्स आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स हमारे देश में ये हैं। इस बार जरा ध्यान से देख लें, राजस्व प्राप्तियां ये हैं और ये कितने में है, तो यहाँ पर लाख करोड़ में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं और आप यहाँ पे देखेंगे तो जो डेटा मैंने पढ़ाया था वही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, BERE। इसी तरीके से ये हमारी पूंजी प्राप्तियां कि सरकार को पूंजी कहां से प्राप्त होगी, तो आप देख सकते हैं वित्त वर्ष 2024-25 में 16.9 लाख करोड़ रुपए की कैपिटल रिसिप्ट हमारी सरकार को प्राप्त होंगी और रिवेन्यू रिसिप्ट इतनी प्राप्त होंगी, कितनी, याद रखें 31.3। नेक्स्ट आप लोगों का एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो इतना खर्चा हम रिवेन्यू में राजस्व व्यय करने जा रहे हैं और इतना हमारा प्रभावी पूंजी व्यय हमें देखने को मिलेगा, लगभग 15 लाख करोड़ का बजट में बताया गया है। इसके अलावा इस बार हमारी सरकार की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सुन लीजिएगा कि कौन कौन सी स्कीम में सरकार ने इस बार कितना पैसा दिया है। तो दोस्तों महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसमें दिया गया 60,000 रुपया, 60,000, और ये किस में होगा आप लोगों का याद रखें, करोड़ में है। वहीं पर रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए कितना दिया गया, तो देखो इस बार दिया गया 86,000 और बजट एस्टिमेट था 60,000 का पहले, तो ये वाला याद रखो 86,000 करोड़। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 1200, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में 2228 एस्टिमेट, और यहां पर फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज में 2143 की बात यहां पर की गई है। वहीं पर साथियों अगर हम देखेंगे सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार कितना खर्चा कर रही है, तो याद रखिए सरकार यहां पर खर्चा कर रही है 6903। एलपीजी के लिए डायरेक्ट बेनिफिट, डीबीटी के लिए 1500 करोड़। इसके अलावा लाइंस ऑफ क्रेडिट अंडर ईडिया स्कीम, ईडिया की फुल फॉर्म बताना क्या होती है जल्दी से, जो मैं बोल रहा हूं 3 फुल फॉर्म पूछे बता देना आराम से, बिजली चमक रही समझ जाना क्या मतलब है इसका। और इसके अलावा सोलर पावर ग्रिड के लिए 10,000 करोड़ रुपए यहां पर सरकार ने आवंटित किए हैं इन सब के लिए। इसके अलावा साथियों यहां पर अगर हम प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव देखते हैं तो जरा ध्यान से देखें क्या क्या चीजें हुई हैं, जरा समझते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपको मैंने एक टर्म पढ़ाई थी टैक्सेशन के चैप्टर में, अगर आपको याद हो दोस्तों, क्या शॉर्ट टर्म गेन्स है पढ़ाया था और लॉन्ग टर्म गेन्स, शॉर्ट टर्म गेन्स और लॉन्ग टर्म गेन्स। तो जितनी भी आपकी वित्तीय संपत्तियां हैं, ठीक है, जो वित्तीय परिसंपत्तियां हैं उस पर शॉर्ट टर्म यानी कि लघु अवधि के जो लाभ हैं उस पर 20% कर लगाने की बात की गई है। सभी जो वित्तीय संपत्तियां या गैर वित्तीय संपत्तियां हैं दीर्घावधि की हैं उस पर 12.5% की बात की गई है। तो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल एसेट्स लॉन्ग टर्म गेन 12.5% और शॉर्ट टर्म गेन 20% यहां पर बनाने की जाने की बात की गई है। इसके अलावा याद रखें इंक्रीज इन लिमिट ऑफ एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन्स ऑन फाइनेंशियल एसेट्स टू 1.25 लाख पर ईयर। वित्तीय संपत्तियों पर जो पूंजीगत लाभ की छूट सीमा है उसको बढ़ाकर 1.25 लाख प्रतिवर्ष किया गया। दूसरा साथियों जो एक एंजल टैक्स हुआ करता था सभी क्लास के इन्वेस्टर्स के लिए उसको समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा सिंपलर टैक्स रिजाइम रखी है टू ऑपरेट डोमेस्टिक क्रूज। इसका सिंपल मतलब क्या होता है कि भैया सिंपल टैक्स रिजाइम रखी जाएं जिससे डोमेस्टिक क्रूज आसानी से चल सकें। हैं विदेशी जो खनन कंपनियां हैं, जो फॉरेन माइनिंग कंपनीज हैं, ठीक है, जो रॉ डायमंड्स बेच रही हैं दोस्तों, उनके लिए ये कहा गया है कि हम सेफ हार्बर रेट्स प्रोवाइड करेंगे। समझ रहे हैं, यानी कि सेफ हार्बर दरों को प्रोवाइड करने की बात की गई है। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो फॉरेन कंपनीज हैं उसको रिड्यूस कर दिया गया है 40% से 30%, यानी कि जो विदेशी कंपनियां भारत में आपकी हैं उनको कॉर्पोरेट टैक्स अब 40% से घटाकर कितना देना है, 30% टैक्स, 35% टैक्स और यहां पर उनको देना होगा। इसी के साथ साथ नई कर व्यवस्था को सरल बना दिया गया है। दोस्तों एक टैक्स स्लैब होती है और उस टैक्स स्लैब में आपको बताना चाहूंगा मैं सभी एस्पिरेंट्स को, उसके तहत आपका इनकम टैक्स बनता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इस बार 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स देना है, 7 से 10 लाख तक 10%, 10 से 12 15, 12 से 15 लाख 20 और 30% तक दोस्तों 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स हो गया। एक बात याद रखें
एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, मानक कटौती। पहले मानक कटौती 50,000 रुपए थी, अब साथियों इसको घटाकर बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 75,000 रुपए कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद करना। इस बार के बजट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की अमाउंट कितनी कर दी गई, तो याद रखिएगा 75,000 कर दी गई है 50,000 रुपए से, याद रखें। करों का सरलीकरण कर दिया गया है, ठीक है। यहां पर इनकम टैक्स की समीक्षा की गई, धर्मार्थ संस्थाएं जो हैं टीडीएस का सरलीकरण किया गया, मुकदमेबाजी और अपील की बात, कर आधार में वृद्धि करने की बात की गई, इसको थोड़ा सा किया गया, याद रखेंगे। एंड देन हमारे पास दोस्तों एक और चीज याद रखेंगे, सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटीज में कुछ चेंज हुए हैं और उसके कुछ लाभार्थी हैं। जैसे अगर कैंसर की यहां पर फुली एग्जाम 3 मोर कैंसर मेडिसिन फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज, कैंसर की 3 और दवाइयों पर सीमा शुल्क से पूर्णतः छूट हो गई है। कस्टम ड्यूटी समझते हैं दोस्तों, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर। दोस्तों ये लाभ पाने वाले क्षेत्र कौन है, जो किफायती दवाइयां हैं, मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए और चार्जर पर यहां पर बीसीडी का मतलब होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी जो होती है वो साथियों आप लोगों की रिड्यूस कर दी गई है, मोबाइल इंडस्ट्री को ये बेनिफिट करेगा। इसके अलावा सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर दोस्तों ये कर दिया गया है 6%, याद रखें, और प्लेटिनम पर 6.4%। इससे हमारा जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशंस हैं वो बेनिफिट होंगे। झींगा और फिश फीड पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को यहां पर 3% के 5% यहां पर आपको देखने को मिल रही है। सोलर सेल पैनलों के विनिर्माण के लिए अधिक पूंजीगत वस्तुओं पर अगर छूट की बात करेंगे तो यहां पर ज्यादा पूंजीगत छूट दे दी गई है। 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क से पूर्णतः छूट कर दी गई। फुली एग्जाम्ड कस्टम ड्यूटी ऑन 25 आपके क्रिटिकल मिनरल्स। तो पूछ सकते हैं आप लोगों से कितने मतलब मिनरल्स पर हम यहां पर कस्टम ड्यूटी आपकी मतलब देखने को छूट देखने को मिल रही है। ये इस बार का ट्रेंड आप देख रहे हैं। हमारे भारत में दोस्तों एक करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, उसमें हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली। यस, देखिए इंप्रूवमेंट यहां पर अगर आप देखेंगे तो पिछले वर्ष के मुकाबले ये बढ़ रहा है घट रहा है। देखो ये अगर आप जाओगे एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो ये माइनस टर्म्स को शो कर रहा है, ठीक है, और ये प्लस टर्म को शो कर रहा है। तो इंप्रूवमेंट इन करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि चालू लेखा खाता में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगला यहां पर बोला गया है कि इंडिया जो यहां पर बढ़ रही है, इंडिया जो ग्रो करेगी वो 8.2% फाइनेंशियल ईयर 2024 में करेगी। तो भाई देख लो यहां पर एक बार 23-24 का डेटा दे रखा है। ये बताया गया है इकोनॉमिक्स फॉर मजबूत आर्थिक आधार हमारे फाइनेंशियल ईयर 2024 के आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं इस वाले में, ठीक है। अगर हम देखें एक्सपेंशनरी पीएमआई इंडेक्स, कल आपको मैंने पीएमआई के बारे में बताया था कल की क्लास में, तो याद रखें ये आपका कितना है, ये आपका डेटा देख लेना पे। यहाँ ग्रॉस एनपीए दोस्तों, ग्रॉस एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, क्या ये कम हो रही है ज्यादा हो रही है, ये भी आपके सामने घर बैठ के पढ़ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेटा देख लेना एक बार क्या डेटा बोल रहे हैं, कुछ और है नहीं इसमें, इकोनॉमिक्स जिसने पढ़ी है। वहीं पर साथियों राजकोषीय घाटे में कमी, तो 5th वर्ष में 5.6% की बात यहां पर की गई। इन्फ्लेशन की बात करेंगे साथियों तो यहां पर 2023 5.4, देखो ये एक्चुअल में क्या है, ये दिखा रहा है एक तरीके से मजबूत आर्थिक आधार हमारे हैं नहीं, कैसा परफॉर्मेंस रहा है इसकी चर्चा आपको ध्यान रखनी है। बट अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये दोस्तों हमारे लिए सबसे ज्यादा रोड मैप में और महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा। अब मैं आपको एक बार जो सबसे इसका क्रक्स है वो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, बिल्कुल क्रक्स क्या है जरा देखते हैं। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर बजट रहा ये सब आपने पढ़ लिया, किसमें कितना रहा सबने देख लिया, आप लोगों ने देखा नहीं देखा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जल्दी से देख लीजिएगा, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जरा देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, बजट में आपसे पूछेंगे एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग और एमएसएमई फोकस किस पर किया गया, तो याद रखें बजट का फोकस रहा एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई, मिडिल क्लास। आपसे पूछेंगे कि जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ने, इन्होंने बुनियादी ढांचे पर खर्च करने के लिए कितने यहां पर व्यवस्था की है, तो दोस्तों ये आपके सामने अमाउंट लिखी हुई है 11.11 ट्रिलियन रुपए यहां पर बुनियादी ढांचे पर यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हमारी
की जा रही हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि कितने करोड़ का पैकेज फॉर 5 स्कीम्स, 5 स्कीम्स की बात की गई है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, कौशल विकास के लिए कितने करोड़ का पैकेज 5 स्कीम के लिए दिया गया है। तो याद रखें 2 लाख करोड़ का पैकेज यहां पर दिया गया है। अरे बोलो, बात समझ में नहीं समझ में आई? क्लियर है बात? रोजगार और कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई। बात समझ आ रही है साथियों, क्या बोला जा रहा है? अरे बोलो जी, क्लियर बात? पक्का क्लियर? अरे बोलो जल्दी से, नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? समझ रहे हैं ना? अगर आपसे कहे कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग के लिए, तब याद रखें 1.48 लाख करोड़ की बात करेंगे। दूसरी बात आपसे पूछेंगे कि पहली प्रायोरिटी कौन सी है इस बार, तो फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी सरकार की क्या? प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, कि किस तरीके से कृषि में उत्पादकता, लचीलापन है। आपसे कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती की शुरुआत जो कराई जाएगी तो वो कितने किसानों के थ्रू करवाई जाएगी, तो याद रखें 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती की शुरुआत करवाने की बात की गई है। आपसे अगला पूछ सकते हैं एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में कितना प्रोविजन दिया गया है, तो 1.52 ट्रिलियन रुपए का प्रोविजन है। आपसे पूछ सकते हैं कि 10 मतलब यहां पर सरकार ने उस शिक्षा के लिए कितने रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की है। तो आप सबको पता होगा साथियों, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है सपोर्ट फॉर लोन अप टू 10 लाख रुपीस तक का लोन सरकार हायर एजुकेशन के लिए प्रोवाइड करेगी। अगला है 5 स्कीम्स, ठीक है, 5 स्कीम टू फोकस ऑन 4.1 करोड़ यूथ ओवर 5 ईयर्स, ठीक है, विद अ सेंट्रल आउटले ऑफ 2 ट्रिलियन, यानी कि 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाली 5 योजनाएं, जिसमें 2 ट्रिलियन रुपए का केंद्रीय परिव्यय आपको देखने को मिल रहा है, याद रखें। ठीक है, गवर्नमेंट ने मुद्रा की लोन की लिमिट को क्या कर दिया था, अभी आपने पढ़ा था, 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया तरुण कैटेगरी में। नेक्स्ट है, बजट ने रूरल डेवलपमेंट के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा, तो याद रखें 2.66 लाख करोड़ का प्रावधान रखा है। ये मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्रक्स पॉइंट आपको बता रहा हूं। इसके अलावा कितने औद्योगिक पार्क स्वीकृत किए गए, तो टोटल 12 किए गए। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट ने 2.2 लाख करोड़ रुपए हाउसिंग को, यानी कि जो हमारा आवासीय क्षेत्र है उसको अधिक किफायती बनाने के लिए निवेश की घोषणा की है। कितने यहां पर आईपीबी की ब्रांच नॉर्थ ईस्ट में, मतलब आपकी ईस्टर्न रीजन में खोले जाने की बात की गई है, तो याद रखिए 100 ब्रांचेस की बात यहां पर की गई। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान, यहां पर याद रखें का जो टर्म है वो 30 लाख रुपए के निवेश वाले शहरों के लिए किया है। इसको एक बार देख लेना। फिस्कल डेफिसिट कितना बताया गया, 4.9% ऑफ जीडीपी। गवर्नमेंट कितना इंक्रीज कर रही है पीसीबीए ऑन स्पेसिफिक टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, तो याद रखें 10 to 15%। अब ये क्यों बता रहा हूं मैं, ये डेटा जो मैंने आपको दिए हैं ये कोर डेटा है, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 75,000 कर दिया गया। ठीक है, जैसे आपसे पूछ रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट यहां पर डाउन किया गया है, इंटरिम बजट में कितना था और अब कितना कर दिया गया। समझ रहे नहीं समझ रहे, टोटल रिसिप्ट्स कितनी है, एक्सपेंडिचर कितने हैं। तो मेन पॉइंट इस पॉइंट्स में लिखे हुए हैं कि एंजल टैक्स अबॉलिश कर दिया गया और फॉरेन कंपनीज के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को, इसको एक बार यहां पे यार हटा दो इसको 1 मिनट के लिए। ठीक है, देखो एक बार ये मैंने डेटा दिया है, इसमें एक बार डेटा चेक कर लेना। आई थिंक थोड़ा डेटा इसमें गड़बड़ लग रहा है मुझे, इसका डेटा एक बार आप चेक कर लेना सब लोग प्लीज। ठीक है, डेटा इसका क्रॉस चेक करेंगे, लेकिन जो ये डेटा दे रखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको पढ़ना ही पढ़ना है, आप पूरे बजट को पढ़ो या मत पढ़ो, इस पूरे डेटा को जरूर पढ़ना है जो लास्ट में लिखी हुई है। ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करूंगा सारी। ठीक है, इसमें जो भी दे रखा है ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मैं उम्मीद करता हूं बात बिल्कुल समझ में आ रही है। अरे बोलो, क्लियर है बात। अर्बन डेवलपमेंट के लिए जहां पर भी हम शहरी विकास की बात करेंगे, इस बार के बजट को ध्यान रखना। स्टैम्प ड्यूटी में, स्ट्रीट मार्केट्स में, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में, वाटर मैनेजमेंट, ये हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अलावा यहां पर 3 स्कीम एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव्स की यहां पर दी गई हैं, ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया, ये भी मैंने आपको बता दिया। फाइनेंशियल एड टू बिहार, तो ये कैसे दी गई है ये आप एक बार खुद से घर पर बैठकर पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है।
तो संपूर्ण पीडीएफ में आपको यहां पर संपूर्ण डेटा अवेलेबल है। तो पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करूंगा और बजट का जो एक्चुअल सार है वो सारा आपको लास्ट में 3-4 पेज में मिल जाएगा। आपका काम होगा कि इस पीडीएफ में लास्ट में जो लिखा हुआ है उस पर फोकस करें और एक बार, क्योंकि बजट याद करना एक अपने आप में एक होता है कि ना बहुत सारा बड़ा टास्क है, तो एक समप रूप में आप इसको याद करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि एक बार मैं दोबारा से आपके साथ एक क्लास में 10-15 मिनट की इसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज भी करवा दूं। ठीक है, तो याद रखिए लास्ट का जो है पूरा तरीका है ये आपको प्लीज आप घर बैठकर पढ़ लेना। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पीडीएफ जो मैं आपको दूंगा इसमें हर समीकरण आपका है। एक बार इस पीडीएफ को ध्यान से देख लें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए, तो एक बार कॉम्प्रिहेंसिव हमने पूरा बजट देख लिया। बजट में क्या क्या चीजें हुई, क्या कौन कौन सी 9 प्रायोरिटीज थी, उसमें कौन कौन सी स्कीम्स थी, कितनी टैक्स स्लैब थी, कितना एक्सपेंडिचर रहा, कितना रिवेन्यू रहा, कितनी पूंजी प्राप्तियां थी, कितनी राजस्व प्राप्तियां थी, कितना राजकोषीय घाटा था, कितना प्राइमरी, कितना रिवेन्यू, सब कुछ हमने देख लिया दोस्तों। ये दिस इज ऑल अबाउट द बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। आई विल ट्राई कि आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए जाएं और आपको पढ़ाए जाएं। ठीक है, तो आपसे अब मैं अलविदा चाहता हूं और मुलाकात करेंगे आपसे दोस्तों कल सुबह 11 बजे। आपके साथ क्लास होगी हमारी जीएस किसकी, आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस की क्लास हो रही है। आपके पॉलिटी के बेस्ट क्वेश्चंस मैं कवर करवा रहा हूं, तो उस क्लास में आना ना भूलें। ठीक है, और इस क्लास के लिंक को अपने साथियों के पास शेयर करना ना भूलें, जरूर शेयर करें इस क्लास के लिंक को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।